Hi, it's your host Ayush. Welcome to our channel, Anime Enkaku. If you love engaging manhwa content, don't forget to like, share, and subscribe for more. Disclaimer: all images and audio in this video belong to their respective owners. No copyright infringement is intended. Full credits are given in the description. If you are a rightful owner and have any concerns, please contact me at animenkaku@gmail.com. एपिसोड की शुरुआत होती है एक मार्केट से, जहां पर एक लड़का अपने लिए खाने का इंतजाम कर रहा था। चलो आज के लिए तो खाने का इंतजाम हो गया, जबकि आज यहाँ पर एक मेला है तो खाना कम ज्यादा चल जाएगा। अभी मुझे एक जगह ढूंढनी चाहिए जहाँ पर मैं आज रात बिता पाऊँ। इस लड़के का नाम है प्योवल, जो कि 14 साल का एक ऑर्फन है, जो कि एक शहर से दूसरे शहर में भटकता रहता है अपने गुजारे के लिए। मैंने पहले जो ब्रिज देखी थी, क्या वो इस तरफ है? तभी उसके सामने एक लंबा चौड़ा आदमी आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर प्योवल डर रहा था। आप कौन है? और अगले ही सीन में उसकी नींद खुलती है एक अंधेरे जगह पर। मैं श्योर हूँ मेरी आंखें खुली हुई है और मैं अंधा नहीं हुआ हूँ। ये जगह बस पूरी डार्कनेस से भरी हुई है। इस जगह पर रोशनी का कोई नामो निशान है नहीं। मेरे 1 इंच दूर क्या है वो भी मुझे नहीं पता है। आखिर ये जगह कौन सी है? प्योवल फिर उठने की कोशिश करता है, पर 1 इंच भी हिल नहीं पाता। मैं तो 1 इंच भी हिल नहीं पा रहा, क्योंकि मैं मेरे अंदर किसी भी स्ट्रेंथ को महसूस नहीं कर रहा। आखिर ये सब क्या हुआ है? प्योवल फिर उस समय को याद करने लगता है जब वो आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। उस आदमी ने कहा था कि तुम काफी यूजफुल लगते हो। प्योवल सोच रहा था कि उस आदमी का कुछ तो लेना देना है जिस वजह से मैं इस जगह पर पहुंच गया हूँ, पर मुझे ना ही उसका नाम पता है और ना ही पता है कि वह कौन है। आखिर उसने मुझे यहाँ पर बंद करके क्यों रखा है? मुझे ये भी याद नहीं है कि मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा भी है। उसका शायद कोई दूसरा गोल होगा, पर मुझे मारना उसका गोल नहीं है, कुछ और है। प्योवल फिर वहीं पर पड़े पड़े अपना नाम और अपने पेरेंट्स का नाम बोलने लगता है। ये जगह बहुत ही अंधकार है। क्या मैं इस समय के अंदर बेहोश हो गया था, या फिर मैं पूरे टाइम तक जगा हुआ था? मुझे तो ये भी नहीं पता है कि कितना समय पास हो गया है। मुझे काफ़ी डर लग रहा है, पर मेरे पास और कोई चॉइस भी नहीं है। मुझे खुद को बार बार याद दिलाना होगा कि आखिर मैं कौन हूँ, ताकि मैं यहाँ पर पागल ना हो जाऊँ। पर आखिर मैं ये सब कब तक करता रहूँगा? मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर भूख से ही मारा जाऊँगा, या फिर मैं पागल हो जाऊँगा। क्या वो मुझे भूख से मारना चाहता है? पर आखिर मैंने क्या किया है जो कि मुझे ये सब सहना पड़ रहा है? मैंने तो उस आदमी से कुछ खाने पीने को भी मांगा नहीं था, तो फिर आखिर उसने ऐसा क्यों किया? हो सकता है कि मैं एक भिखारी हूँ जिसके पास कुछ भी नहीं है, पर उसके पास तो कोई भी रीज़न नहीं है मुझे जगह पर डाल देने का। प्योवल फिर उसके बाद फिर से अपने हाथ को हिलाने की कोशिश करता है, और वह फाइनली अपने हाथ को थोड़ा सा हिला भी पाता है, जो कि वो कब से करने की कोशिश कर रहा था। उसे फिर सांस लेने में भी आसानी होने लगती है, और फिर धीरे धीरे करके उसके सारे सेंसेस वापस आने लग जाती हैं। मेरे सेंसेस फाइनली वापस आ रहे हैं, और ये डैम्प स्मेल और ये ठंडी ज़मीन। मैं श्योर हूँ कि मैं यहाँ पर अंडरग्राउंड हूँ। तभी उसे पानी टपकने की भी साउंड सुनाई देती है। यह पानी की आवाज़ है, मुझे पीना ही होगा। मैं कर सकता हूँ, मुझे बस थोड़ा सा ही आगे जाना है। मुझे जीना है, मैं कुछ भी करके यहाँ पर जीऊँगा। और प्योवल गिरते पड़ते क्रॉल करते हुए आगे बढ़ता है, पर उसके सामने एक पत्थर की दीवार आ जाती है। प्योवल हाथ से उसे तोड़ने की कोशिश करता है तो उसके उंगली में चोट लग जाती है, और ऐसा करने का कोई फायदा नहीं। प्योवल को फिर अपने सामने कोई खड़ा हुआ दिखता है, और अच्छे से देखने पर ये वो खुद था, उसका इनर सेल्फ था। उसका इनर सेल्फ उससे कहता है, आखिर तुम सर्वाइव करने के लिए इतनी ज़्यादा कोशिशें क्यों कर रहे हो? मुझे हंसी आ रही है ये सब देखकर। आखिर तुम्हारे नकारा ज़िंदगी में ऐसा क्या ही है कि तुम इतनी मुश्किलों का सामना कर रहे हो जिंदा रहने के लिए? हार मान लो। अगर तुम हार मान लोगे तो तुम्हें परम शांति मिल जाएगी। प्योवल कहता है, क्या मुझे सच में परम शांति मिल पाएगी? अगर मैं कोशिश करना छोड़ देता हूँ तो क्या मुझे परम शांति मिलेगी? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं सर्वाइव करूँगा। उसका इनर सेल्फ कहता है, आखिर अपने स्ट्रेंथ को ऐसे खर्च करने का क्या फ़ायदा? तो प्योवल कहता है कि अगर मैं ऐसे ही यहाँ पर मारा जाता हूँ तो मुझे कभी शांति नहीं मिलेगी। अगर मैं उसे मारे बिना खुद मारा जाता हूँ जिसने मुझे यहाँ पर बंदी कर दिया है, मैं अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता। मरने के बाद भी मैं अपने आखिर तक जिंदा रहूँगा। मैं सबसे बदला लूँगा जिनकी वजह से मैं इस हालत में पहुँच गया हूँ। तो उसका इनर सेल्फ कहता है कि क्या तुम सच में बदला लोगे? क्या तुम हार नहीं मानोगे? तो प्योवल कहता है कि कभी भी नहीं, और वह फिर से अपने होश में आ जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि वो यहाँ पर अंधेरे में ही पड़ा हुआ है। जैसा कि मैंने सोचा था, मुझे यहाँ पर कुछ भी दिख नहीं रहा।
क्या मैंने अभी अभी जो देखा वो कोई सपना था या फिर मैं यहाँ पर पागल होता जा रहा हूँ। पियोवल फिर बड़ी मुश्किल से उठता है और कहता है कि मुझे सरवाइव करना ही होगा, और वह दीवार के पास जाकर देखता है कि दीवार में मॉस उग आई है। यह तो वहीं से ही ग्रो हो रहे हैं जहाँ से पानी सिरक रहा है। मुझे पता नहीं कि इसे खाया जाता है या नहीं, पर मुझे यह खाना ही पड़ेगा। और वह थोड़ा सा मॉस लेकर खा लेता जिसका स्वाद बहुत ही ज्यादा खराब था। आखिर कैसे किसी चीज का टेस्ट इतना ज्यादा खराब हो सकता है, पर ये खाने के बाद उसे अच्छा लगने लगता है, मतलब इसे खाया जा सकता है। तो इसलिए वो और भी ज्यादा खाने लगता है ताकि वो जिंदा रह सके। और बहुत सारे मॉस को खाने के बाद पियोवल के शरीर में थोड़ी बहुत जान आ जाती है और वो खड़ा हो पाता है। पियोवल फिर इस जगह को अच्छे से देखता है और उसके हिसाब से यह कोई 3x3 का कोई कमरा है। और जैसा कि मैंने सोचा था, मैं यहाँ पर फंस गया हूँ। कोई मुझे यहाँ पर ले आकर बंद कर दिया है। पियोवल को फिर एक साउंड सुनाई देती है और ये साउंड थी आयरन डोर की, जिसके कैट होल से उसे किसी के हाथ की परछाई दिखाई देती है। पर इतने दिनों बाद रोशनी को देखकर उसे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, पर वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है। क्या यह कोई शैडो है या फिर कोई असली चीज है? जो भी हो, मुझे उसके पास जाना ही पड़ेगा। तभी वहीं पर उसके सामने एक बाउल को रख दिया जाता है। ये खुशबू, ये तो खाने की खुशबू है। पियोवल जल्दी से जाता है चेक करने और वो देखता है कि यह थी बासी मछली, चाय की पत्ती और कुछ मीट की हड्डियाँ। ये एटलीस्ट 5 अलग अलग टाइप का झूठा खाना है, क्योंकि एक इंसान कभी एक समय पर इतने अलग अलग खाने को नहीं खाता। लगता नहीं कि कोई ऐसा करेगा। तो शायद मैं सिर्फ यहाँ पर अकेला नहीं हूँ जिसे यहाँ पर बंदी बनाकर रखा गया है। 5 या फिर उससे ज्यादा लोग यहाँ पर मौजूद है जो कि मुझे यहाँ पर कैद करके रखे हुए हैं। इस केस में यह हो ही नहीं सकता है कि इतने लोग यहाँ पर मौजूद है बस मुझे यहाँ पर बंद करके रखने के लिए, क्योंकि मेरे लिए इतना सब कुछ करना काफ़ी ज़्यादा इनएफिशिएंट होगा। इसी वजह से यहाँ पर एटलीस्ट 5 मैनेजर्स हैं और यह होने की बहुत संभावना है कि मेरी तरह यहाँ पर 5 से ज़्यादा लोग कैदी हैं। पर आखिर उनका गोल क्या है? पियोवल फिर खाने को स्मेल करता जिसमें से बहुत स्पाइसी खुशबू आ रही थी, यानी ये सिचुआन फूड है। पियोवल फिर इसे खाने लगता है और खाते हुए सोच रहा था, मेरे पास अभी बहुत समय है, मैं खाने के बाद इस सब के बारे में सोचूंगा। और खाना खाने के बाद पियोवल कहता है कि यह मॉस खाने से तो बहुत ही अच्छा था, और फिर उसे कुछ समझ में आ जाता है। फिर सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि पियोवल एक्सरसाइज कर रहा था। अभी एटलीस्ट 4 महीने हो गए हैं मुझे यहाँ पर फंसे हुए। वो दिन में बस एक बार ही डोर को खोलकर मुझे खाना देते हैं, पर वो बस खाना ही देते हैं, कोई बात नहीं करते। और मैं तब से ही छोटे से कमरे में बंद होकर रखा हूँ। पियोवल फिर पुशअप्स करते हुए थक जाता है और सोच रहा था कि मुझे पहले लगा था कि मैं यहाँ पर रहकर पागल हो जाऊंगा, पर मेरा अभी तक एक समय भी ऐसा नहीं गुजरा जिसमें मैंने कुछ भी ना किया हो। और मैं अभी अंधेरे में भी अपने आसपास थोड़ा बहुत देखने लगा हूँ। ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर रहते हुए इस अंधकार जगह से एडप्ट करने लगा हूँ। मैं देखकर कह सकता हूँ कि मेरे आसपास यहाँ पर क्या क्या है। और हमें यहाँ पर बहुत सारे इंसेक्ट्स दिखाई देते हैं, जैसे कि सेंटीपेड्स। कितने सारे इंसेक्ट्स ऐसे जगह पर रहते हैं जहाँ पर रोशनी की एक किरण तक नहीं आती। तभी उसके तरफ एक व्हाइट स्नेक आने लगता है और वह आते ही अचानक से पियोवल के हाथ में लिपट जाता है, जो देखकर पियोवल पूरा ही डर गया था। और वह सांप अचानक ही उसके हाथ में काट लेता है और पियोवल जोर जोर से चीखने लगता है और थोड़ी देर में असर भी शुरू हो जाती है। ये क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि मेरी पूरी बॉडी जल रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि सांप जहरीला था? पियोवल जल्दी ही इस दर्द से तड़पने लगता है। तभी थोड़ी देर बाद उसे खाना दिया जाता है और पियोवल जल्दी से बाउल को पकड़ता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं मरूंगा। और वो वहीं पर ही लेटे लेटे खाना खाने लगता है, पर वो सांप अभी भी वहीं पर ही उसे कमरे में था। फिर खाना खाने के बाद पियोवल बैठकर सांप को देखने लगता है, जो कि उसके तरफ फिर से आ रहा था। तो ये सांप ऐसा दिखता है, मैं सीरियसली इसके जहर से मर ही गया था। पर मुझे लगता है कि मेरे बॉडी में कुछ तो चेंजेस हुए हैं डिटॉक्सिफाइंग प्रोसेस के दौरान। अभी मैं अपने सामने और भी ज़्यादा क्लियर देख पा रहा हूँ और ये काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग है। पर क्या यह सब इस सांप के काटने की वजह से हुआ है? मैंने कहानियाँ तो सुनी है कि लोग ऐसे स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं जिन्होंने पहले जहर को सर्वाइव किया होता है। अगर मैं जहर के खिलाफ इम्यूनिटी को डेवलप कर लेता हूँ तो ऐसा होगा कि मेरे पास यहाँ पर एक वेपन आ चुका है और वो अपने हाथ को लेकर फिर से सांप से कटवाने जाता है और उस सांप भी उसे देखकर फिर से काट लेता है।
और देखते ही देखते उसके हाथ के नसें फूलने लगती है, जिससे प्योवोल को बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। प्योवोल सोच रहा था अगर मैं जहर के खिलाफ इम्यूनिटी को हासिल कर लेता हूँ तो मेरे पास एक वेपन आ जाएगा। और वो अपने हाथ को लेकर फिर से सांप से कटवाता है और देखते ही देखते उसके हाथ के नसें फूलने लग जाती है, जिससे प्योवोल को बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। शायद मुझे ये करना नहीं चाहिए था, शायद मुझे थोड़ा और केयरफुल होना चाहिए था। ऐसा लग रहा है कि मेरे पूरे शरीर के अंदर आग लग गई है, पर यह फिर भी पहली बार से तो कम ही है। सांप की आंखें अंधकार में काफ़ी कमज़ोर होती है, पर ये काफ़ी बेहतरीन शिकारी होते हैं। ये बिल्कुल छुपकर अपने शिकार तक पहुंचते हैं और कभी कभी तो अपने साउंड की वजह से उसका शिकार उड़ भी जाता है, पर वो कभी लालची नहीं होता। जब इसका खाना पूरा हो जाता है ये कभी दूसरे इंसेक्ट का पीछा नहीं करता। प्योवोल फिर कहता है कि शायद इस अंधकार से जग में बस दो ही लोग इंटेलिजेंट है, एक मैं और एक तुम। तभी एक वाइब्रेशन होती है जिस वजह से सारे इंसेक्ट, सांप वगैरह सब कुछ चले जाते हैं। प्योवोल सोच रहा होता है कि आखिर यह वाइब्रेशन क्या थी। तभी वो देखता है कि कमरे का जो आयरन डोर था वो खुल चुका है। प्योवोल फिर दरवाज़ा खोलकर देखता है और सोच रहा था अगला कमरा यहाँ से 20 कदम के दूरी पर है। शायद इसी वजह से ही मैं यहाँ पर किसी के प्रेजेंस को सेंस नहीं कर पा रहा था। प्योवोल को फिर एक स्मेल आने लगती है और वो नीचे देखता है कि इस कमरे में जो बच्चा था वो मारा जा चुका है। मैं ज़्यादा डिटेल्स के बारे में तो नहीं जानता, पर उन्हें देखकर लग रहा है कि वो मेरे ही एज के हैं। क्या दूसरे कमरों में भी यही हुआ होगा? प्योवोल फिर कॉरिडोर से आगे बढ़ने लगता है और उसके सामने एक बहुत बड़ा आयरन डोर आता है। आयरन डोर के अंदर जितने भी बोल्ट थे उन सभी को ही खोल दिया गया है, यानी इसे खोला जा सकता है। और प्योवोल दरवाज़ा खोलकर देखता है कि उसके सामने दो बच्चे खड़े हुए हैं, जो देखकर प्योवोल काफ़ी सरप्राइज हुआ था। पर वो दोनों प्योवोल को ठीक से देख नहीं पा रहे थे। प्योवोल उन्हें कुछ भी नहीं कहता और आगे बढ़ने लगता है और उसके सामने एक और कमरा आता है जहाँ पर एक बच्चा दिखता है जो कि मारा जा चुका था। यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है। फिर पहले वाले दोनों बच्चों में से एक लड़की कहती है कि तुम कौन हो और तुम कहाँ से आए हो? यहाँ पर तो बस हम दोनों ही सर्वाइवर हैं। प्योवोल सोच रहा था कि वो तो इस तरफ ही देख रही है, पर वो मुझे अंधेरा होने की वजह से ठीक से देख नहीं पा रही। ऐसा लगता है कि यहाँ पर सिर्फ मैं ही हूँ जो कि इस जगह से पूरी तरह से एडाप्ट हो सका है। प्योवोल आगे आकर कहता है कि मेरा नाम है प्योवोल और मैं भी यहीं पर ही बंद था। लड़की कहती है कि तो तुम कहना चाह रहे हो कि यहाँ पर ऐसे और भी जगहें हैं? तो प्योवोल कहता है कि लग तो ऐसा ही रहा है। और तुम दोनों का नाम क्या है? तो लड़की बताती है कि उसका नाम है सोयल और इसका नाम है सोंग चियोनवो। प्योवोल फिर उन दोनों को उसके साथ चलने को कहता है। तो सोयल पूछती है कि कहाँ पर जाना है? तो प्योवोल कहता है कि शायद यहाँ पर ऐसे और भी जगहें हैं। जो सुनकर सोयल शौक होती है और कहती है कि क्या सच में ऐसे और भी जगहें हैं? प्योवोल फिर उन दोनों को उसके पीछे पीछे आने को कहता है और क्योंकि यहाँ पर आगे बहुत ही अंधेरा था, सोयल सोंग को कहती है उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ने को। पर क्योंकि आगे बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था, सोयल सोंग को उसका हाथ पकड़ने को कहती है और वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर प्योवोल के पीछे पीछे जाने लगते हैं। उनके आगे फिर एक और आयरन डोर आता है जिसे खोलते ही उन्हें बहुत सारे बच्चे दिखते हैं। सोयल और सोंग जाकर उनसे बातें करने लगते हैं, पर प्योवोल आसपास के जगह को अच्छे से देख रहा था। प्योवोल सोचने लगता है कि जहाँ पर मैं था ये जगह उससे बहुत ही अलग है। यहाँ पर शायद ही किसी की जान भूख की वजह से गई है। जितने लोगों की भी यहाँ पर डेथ हुई है उन लोगों ने सुइसाइड करी है, क्योंकि यहाँ पर फूड बाउल्स बहुत ही ज़्यादा है, जिसकी वजह से किसी की भी जान यहाँ पर ना खाने की वजह से नहीं गई होगी। और प्योवोल सोचने लगता है कि क्या वो लोग हमारे साथ यहाँ पर भेदभाव कर रहे थे? पर वो दो सेक्टर्स के बीच में भेदभाव आखिर क्यों करेंगे? उनका आखिर प्लान क्या है? सोयल फिर प्योवोल को कहती है कि ये लोग भी उस समय से ही यहाँ पर बंद थे जब से वो लोग यहाँ पर बंद थे। सोयल फिर प्योवोल को उन सभी का ही नाम बताने लगती है और फिर सभी प्योवोल के लीडरशिप में आगे बढ़ने लगते हैं और उनके सामने एक और डोर आता है और डोर को खोलते ही एक तेज रोशनी उन सभी के ऊपर पड़ती है। क्या यह बाहर जाने का रास्ता है? नहीं, ऐसा नहीं लगता। हम लोग अभी भी यहाँ पर अंडरग्राउंड है। और प्योवोल फिर देखता है कि ये रोशनी तो एक मसाल से आ रही है और क्योंकि ये लोग बहुत ही समय से अंधेरे में रहते हुए आए हैं, इन्हें एक मसाल की रोशनी भी सूरज की रोशनी की तरह लग रही थी। सभी फिर आगे आकर देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा घर है जिसके अंदर बहुत सारे कमरे हैं। सभी फिर अंदर आकर सभी घर को चेक करने लगते हैं, पर यहाँ पर कोई भी नहीं था। सोयल कहती है कि तुम सही कह रहे हो, यहाँ पर कोई भी नहीं है। आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है?
प्योवल यही सब सोच रहा था और वो ऊपर देखता है कि यहाँ पर लकड़ियों को बांध कर रखा गया है जो कि काफ़ी ढीली है, पर रस्सियाँ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ढीली बंधी हुई हैं। लगता है कि इसे जल्दबाजी में बनाया गया है। यह बस आगे से ही देखने में ठीक ठाक है, पर इंटीरियर की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। पर आखिर ऐसा क्यों? फिर एक लड़की आकर प्योवल को अपना नाम बताती है जो कि है लीमिन, और वो ये भी कहती है कि प्योवल ही अब से उसका ख्याल रखेगा। पर प्योवल कुछ भी समझ नहीं पाता। लीमिन फिर कहती है कि क्या ये शुरू से ही ऐसे थे? तो प्योवल पूछता है कि क्या आखिर वो किसकी बात कर रही है? तो लीमिन कहता है कि तुम्हारी ये लाल आंखें यह बहुत ही खूबसूरत हैं। प्योवल कहता है क्या मेरी लाल आंखें, क्या ये चटकीले लाल हैं? और प्योवल सोचने लगता है कि क्या ये सब सांप के काटने की वजह से हुआ है। पर ऐसा होना यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इतने सारे बच्चों में से अलग दिखना मतलब सबके नज़रों में सबसे पहले आ जाना। पर लीमिन कहती है कि नहीं, ये हल्का लाल है, पर यह तभी दिखता है जब तुम तेज रोशनी में होते हो, पर आमतौर पर यह बिल्कुल भी नहीं दिखती। लगता है कि तुम्हें इसके बारे में पता नहीं था। शायद यह सब तुम्हारे साथ अभी हुआ है जब तुम यहाँ पर कैद थे। प्योवल सोचने लगता है कि यह काफ़ी अच्छी बात है, ये ज़्यादा लाल नहीं है। लीमिन कहती है कि आखिर तुम किस बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हो? तो प्योवल कहता है कि नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसी वैसी बातें। लीमिन फिर कहती है कि तुम दूसरे बच्चों से बहुत ही अलग हो। तो प्योवल पूछता है कि कैसे? तो लीमिन कहती है कि बस ऐसे ही। हम सभी लोग यहाँ पर पूरे कंफ्यूज हैं कि हमें यहाँ पर आगे क्या करना चाहिए, पर यहाँ पर बस तुम ही हो जो कि यहाँ पर कुछ सोच रहे हो। सोहेल फिर वहाँ पर आकर कहती है क्या कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो लीमिन कहती है कि बस ऐसे बातें कर रहे हैं। सोहेल फिर कहती है कि दूसरे बच्चों ने फैसला किया है कि अभी से सभी एक ही साथ रहेंगे ताकि वो सभी अच्छे से सरवाइव कर पाएँ। तो क्या वो दोनों उन्हें ज्वाइन करना चाहेंगे? तो प्योवल कहता है कि वो देखेगा कि उसे ज्वाइन करना है या नहीं। तो सोहेल पूछती है कि आखिर ऐसा क्यों, आखिर उसका मतलब क्या है? तो प्योवल कहता है कि मैं बस कहना चाह रहा हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ कि चीज़ें यहाँ पर आगे कैसे जाती है। तो सोहेल कहती है कि ठीक है, तुम कभी भी आकर हमें ज्वाइन कर सकते हो अगर तुमने कभी भी अपना माइंड चेंज कर लिया। सोहेल फिर ली से पूछती है कि वो क्या करेगी? तो लीमिन कहती है कि वो उन्हें ही ज्वाइन करेगी क्योंकि सभी के एक साथ रहने से सभी के सर्वाइवल के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पर प्योवल सोच रहा था कि वो सभी बहुत समय से अंधेरे में रहे हैं, तो यह हो ही नहीं सकता है कि वो सभी सही दिशा में जा रहे होंगे, और वो अभी किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता। तो प्योवल फैसला करता है कि वो अभी के लिए देखेगा कि आखिर वो क्या क्या करते हैं, उसके बाद ही वो फैसला करेगा, और वो अपने अलग दिशा में निकल जाता है। उसके कुछ देर बाद हमें बताया जाता है कि अभी बस कुछ ही समय हुआ है बच्चों को एक दूसरे का चेहरा देखे हुए, पर अभी से यहाँ पर ग्रुप बनने लगे हैं। एक ग्रुप बना है जिसका लीडर है सोहेल और सोंग, और ऐसे और 3 ग्रुप बने हैं जिनका लीडर है कैंग, योम एंड योंग। और अभी बस एक ही लड़का है जो कि किसी भी ग्रुप में नहीं है, और वह लड़का है प्योवल। हमें बताया जाता है कि अभी बस कुछ ही समय हुआ है बच्चों को एक दूसरे का चेहरा देखे हुए, पर अभी से यहाँ पर ग्रुप्स बनने लगे हैं। एक ग्रुप यहाँ पर बन चुका है जिसके लीडर है सोहेल, और ऐसे यहाँ पर और 3 ग्रुप बने हैं जिनका लीडर है कैंग, योम एंड योंग। और अभी बस एक ही लड़का है जो कि किसी भी ग्रुप में नहीं है, और वह लड़का है प्योवल। दूसरे बच्चे प्योवल को देख अपने में ही बातें कर रहे थे कि मैंने सुना कि वो जिस सेक्टर में था वहाँ पर बस वही अकेला सर्वाइवर था। अगर सभी लोग वहाँ पर मारे गए तो आखिर वो वहाँ पर कैसे अकेला जिंदा बच गया? क्या उसने ही वहाँ पर बाकी बच्चों को मार दिया है, और अभी वो इसी वजह से किसी के ग्रुप को भी ज्वाइन नहीं कर रहा? प्योवल ये सब सुनकर सोच रहा था कि तुम जहाँ पर भी जाओगे दुनिया तुम्हें ऐसी ही सेम टू सेम मिलेगी, पर मेरे पास अभी समय नहीं है ये सोचने का कि आखिर कौन मेरे बारे में आखिर क्या सोच रहा है। प्योवल फिर दीवार को जाकर चेक करने लगता है, और वह सोच रहा था कि मैं श्योर हूँ यह बिल्डिंग रिसेंटली ही बनाई गई है, पर क्योंकि यहाँ पर ढेर सारे मॉस हैं इसका मतलब ये अंडरग्राउंड स्पेस बहुत समय पहले बनाई गई थी, पर यह बिल्डिंग यहाँ पर रिसेंटली ही बनाई गई है। और ये काम जिसने भी किया है वो बहुत ही ज़्यादा अमीर है, क्योंकि ऐसा कुछ काम कोई आम आदमी नहीं कर सकता। प्योवल को फिर सीलिंग में से एक लाइट आती हुई दिखाई देती है, और सभी देखते हैं कि यहाँ पर ऊपर से एक बॉक्स आ रही है, और इस बॉक्स में था खाना, पर वही सड़ा गला खाना। पर जबकि उन्हें इसके सिवा और कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए सभी खाने पर टूट पड़ते हैं और सभी में बहस होने लग जाती है। सोहेल कहती है कि क्यों ना हम सभी इस खाने को आपस में ही बांट ले, और क्योंकि हम चारों यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हैं तो चलो आपस में ही खाने को बांट लेते हैं। प्योवल तभी आकर कहता है कि रुको ज़रा, मुझे भी मेरा शेयर चाहिए, और प्योवल आकर अपना शेयर लेने लगता है। तो योम उसका हाथ पकड़कर कहता है कि उसे नीचे रखो।
इस बास्केट से कोई भी हमारे परमिशन के बिना कुछ भी लेकर जा नहीं सकता। इस बास्केट के अंदर जो भी है वो हमारे कंट्रोल में है। और वो प्योवल को धक्का देकर पीछे भेज देता है, जिससे कि प्योवल को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो योम के चेहरे पर एक चपेट मारता है, जिससे कि योम नीचे गिर जाता है। प्योवल कहता है, क्या कहा तुमने, फिर से तो कहना। और वो उसे गला दबाने भी लगता है और कहता है कि मैंने कहा ना, दोबारा कहो, तुमने आखिर क्या कहा। दूसरे बच्चे आकर कहने लगते हैं कि उसे जाने दो, उसे अभी कभी छोड़ दो। पर प्योवल किसी के भी बात को नहीं सुनता और योम के फेस को क्रश करने लगता है। और सभी बच्चे कहने लगते हैं कि क्या ये बास्टर्ड, क्या ये पागल हो गया है। तभी सोयल आकर कहती है कि उसे जाने दो, वो ऐसे भी तुम्हारे सवाल का ऐसा जवाब नहीं दे सकता क्योंकि तुमने उसे ऐसे पकड़ के रखा है। पर प्योवल पूछता है कि और मैं उसे क्यों छोड़ दूं। तो सोयल कहती है कि तुमने अभी यहाँ पर जो कुछ भी किया है इससे उसे उसका सबक मिल चुका है। प्योवल कहता है कि और खाने का क्या होगा। तो सोयल कहती है कि उसकी चिंता मत करो, तुम्हारे शेयर को कोई भी टच नहीं करेगा, क्या यह ठीक है। और दूसरे लीडर्स भी डर के मारे कुछ भी नहीं कहते। प्योवल फिर योम को छोड़ देता है और हम देखते हैं कि योम के दाहिने आंख में चोट आई थी। इस वजह से योम गुस्से में कहता है कि बास्टर्ड, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। प्योवल कहता है कि क्या कहा, क्या तुम अपने दूसरे आंख को भी दांव पर लगाना चाहते हो। अगर तुम यहाँ पर अंधा होना चाहते हो तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें अंधा करने के लिए पूरा तैयार हूँ। प्योवल फिर अपना शेयर ले लेता है और फिर बाकी बच्चे भी, और सभी बैठकर खाना खाने लगते हैं। प्योवल खाते हुए सोच रहा था कि यह एक टेस्ट है, एक ऐसा टेस्ट जिससे काम के बच्चों को अलग कर लिया जाएगा। शुरू से ही यह सब ऐसा ही था और मैं श्योर हूँ ये तब तक चलता रहेगा जब तक उनका गोल पूरा नहीं हो जाता और बहुत से बच्चों की इस प्रोसेस में जान भी जाएगी। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे जाकर ये सारे बच्चे मेरे दुश्मन बन जाएंगे। फिर खाना खाने के बाद प्योवल बैठा हुआ था। सोयल तभी आकर कहती है कि तुम्हें अभी कैसा लग रहा है, क्या तुम सभी को यहाँ पर अपना दुश्मन बनाने के बाद पूरा ठीक हो। और तुमने जो योम के साथ किया है, बहुत से बच्चों ने योम के ग्रुप को छोड़ दिया है। तो प्योवल कहता है और तुम्हारा ग्रुप अभी सबसे बड़ा बन चुका है, क्यों, है ना। सोयल कहती है कि क्या, मुझे लगा कि तुम्हें इस सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि तुमने इस सब से अपनी दूरी बनाई हुई है, पर लगता है कि तुम कब से ही हमारे ऊपर नजर रखे हुए हो। तो प्योवल कहता है कि तुम लोग मेरे बारे में जानने के लिए जितना ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, मैं भी उतना ज़्यादा ही इंटरेस्टेड हूँ। प्योवल फिर सोयल को देखकर सोचने लगता है। सोयल ने अपने ग्रुप के सारे बच्चों को खाना देने के बाद जो थोड़ा बचा हुआ था वही खाया है, इसलिए दूसरे बच्चे सोयल के प्रति बहुत ही ज़्यादा लॉयल हैं और कोई डाउट ही नहीं है कि वो लीडर्स में से सबसे टॉप पर आती है। सोयल फिर कहती है कि क्या तुम अभी भी उस अंधेरे कमरे में रहोगे क्योंकि दूसरे बच्चे तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो प्योवल कहता है कि मुझे वहाँ पर रहकर शांति मिलती है और वो मन में कहता है कि ऐसे में मुझे और पॉइजन टॉलरेंस चाहिए, जबकि मुझे भी सांप के काटने के बाद दर्द नहीं होता, तो मैं शायद थोड़ा बहुत तो रेजिस्टेंट हो गया हूँ। सोयल फिर कहती है तुम ऐसे अकेले ना रहकर किसी ग्रुप को ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते। तो प्योवल कहता है कि शायद मैंने इसका आंसर पहले भी दे दिया था। तो सोयल पूछती है कि क्या तुम्हारे आंसर सिचुएशन को लेकर नहीं बदलते। सोयल फिर कहती है कि चलो अभी खाने का समय हो गया है। और नीचे कैंग कहता है कि आशा करता हूँ कि तुम लोग इस बार बास्केट में अपना मुंह नहीं दोगे, पर अगर तुम्हें मौत चाहिए तो आ जाना। फिर बास्केट आने के बाद सभी बास्केट को देखकर हैरान होते हैं क्योंकि यहाँ पर खाना इस बार बहुत ही ज़्यादा कम था। सोयल कहती है कि आखिर क्या हो रहा है, और प्योवल सोच रहा था कि चलो यह फिर से शुरू हो गया। उसके बाद एक सीन कट होता है और हमें एक लड़का मार्क नोसम को दिखाया जाता है जो कि फाइनल सेक्टर का था और वो अभी सोयल के ग्रुप का पार्ट है। वो उनके ग्रुप में सबसे छोटा है पर वो बहुत ही ज़्यादा बहादुर है। पर अचानक ही सभी को नोसम डेड मिलता है, जो देखकर सोयल की टीम बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो सभी कहने लगते हैं कि जिसने भी ये सब किया है हम उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। प्योवल ये सब देखते हुए सोच रहा था कि सभी को पता है कि आखिर नोसम मारा क्यों गया है, क्योंकि वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कमज़ोर था। सॉन्ग फिर कहता है कि जिसने भी ये सब किया है हम उसे बदला लेकर रहेंगे। सोयल फिर कहती है कि फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये सब किसने किया है, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, पर ज़रूरी ये है कि जो हमें फॉलो करता था वो मारा गया है और हम इसका बदला ऐसे ही लेकर रहेंगे। और अभी सबसे पहले किसी भी ग्रुप का सबसे कमज़ोर मेंबर ही मारा जाएगा। प्योवल ये सब देखकर सोच रहा था कि ये वॉर शुरू हो चुकी है और फिर योंग के ग्रुप के सबसे वीकेस्ट मेंबर को मृत पाया जाता है। और फिर जैसे जैसे एक एक रात बीतने लगती है, अगले दिन सुबह कोई ना कोई डेड पाया जाता है, कभी सोयल के ग्रुप का, तो कभी योंग के ग्रुप का, तो कभी योंग के ग्रुप का, तो कभी कैंग के ग्रुप का भी। और ऐसे ही बच्चे मरना शुरू हो जाते हैं।
बच्चों के बीच में एक दूसरे के प्रति भरोसा बहुत ही ज़्यादा कम होने लग गया था और वह सभी भूख की वजह से डीमन बनते जा रहे थे। फिर हमें प्योवल को दिखाया जाता है जो कि मौस खा रहा होता है और कह रहा होता है कि इसका टेस्ट अभी भी कितना बेकार है। इतनी बार खाने के बाद भी इसके टेस्ट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। पर भूखे बच्चों ने अभी भी ये सब खाना शुरू नहीं किया है। पर मैं श्योर हूँ अभी जो ये शांति है जल्दी खत्म हो जाएगी। तभी प्योवल उसके और कुछ बच्चों को आता हुआ देखता है, जिन्हें देखकर प्योवल सोच रहा था कि वो सभी यहाँ पर ही आ रहे हैं और शायद यहाँ पर 4 लोग हैं और यह हो ही नहीं सकता है कि वो सभी खोकर यहाँ पर आ चुके हैं। और हम देखते हैं कि ये बच्चे योम और उसके ग्रुप है। योम कहता है कि क्या तुम श्योर हो वो इसी जगह पर आया है? तो दूसरा बच्चा कहता है कि हाँ मैं पूरा श्योर हूँ, यह वही जगह है, मैंने खुद अपनी आंखों से उसे यहाँ पर आते हुए देखा है। तो योम पूछता है कि अगर वो यहाँ पर आया है तो आखिर वो कहाँ पर गया। योम सोच रहा होता है कि प्योवल और उसके फाइट के बाद उसने 2 लोगों को मार दिया है और अभी बारी है प्योवल की और अभी एक परफेक्ट टाइमिंग है बदला लेने का। पर आखिर वो कहाँ पर है? तभी एक बच्चा चीखता है और कहता है कि मेरे पैर में किसने काट लिया है और वह सीधा नीचे गिर जाता है। दूसरे बच्चे जल्दी से देखने लगते हैं कि आखिर उसे क्या हुआ है, पर उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। पर हम देखते हैं कि यह वही सांप था जिसने उस बच्चे को काट लिया है और फिर उसके बाद उस बच्चे की डेथ भी हो जाती है। योम कहता है कि यहाँ पर कुछ तो है, तो सभी लोग अपने चारों तरफ नजर रखना। तभी जो लड़का मसल पकड़े हुए था वो भी गायब हो जाता है। योम कहता है कि आखिर तुम कहाँ पर गए, आखिर तुम कहाँ पर हो? तभी प्योवल पीछे से आकर एक और बच्चे को पकड़ लेता है और योम उसे ऐसे अचानक देखकर पूरा डर गया था। पर वो कहता है कि अभी कभी जोंगा को जाने दो, जो कि उस बच्चे का नाम है। प्योवल वहीं पर सोच रहा था कि मैंने उसे जिस तरह से पकड़ के रखा है वो जल्दी ही मारा जाएगा और मैं एक मर्डरर बन जाऊंगा। शायद अभी उसे मारना सही नहीं होगा, पर मुझे कभी ना कभी तो किसी को मारना ही पड़ेगा। और प्योवल जोंगा को मार देता है। यह देखकर योम कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने मेरे लोगों को मारने की? पर प्योवल कुछ भी नहीं कहता और उसे देखता ही रहता है। और योम तभी गुस्से में प्योवल के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और वह प्योवल के ऊपर पंचेस ही पंचेस मार रहा था, जिसे कि प्योवल बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है और वो अचानक ही योम के सामने से गायब हो जाता है। योम कहता है कि आखिर वो कहाँ पर गया? आखिर चूहे की तरह छुपना बंद करो और मेरे सामने आओ। और प्योवल तभी पीछे से आकर कहता है कि मैं तुम्हें इस बार एक आंख को भी लेकर जाने नहीं दूंगा। और ये सुनकर योम डर के मारे थोड़ा दूर आ जाता है। प्योवल फिर उसकी तरफ धीरे धीरे कर बढ़ने लगता है, जो देखकर योम के पसीने छूट रहे थे। योम कहता है कि रुक जाओ वहीं पर, चलो क्यों ना हम दोनों एक टीम बना लेते हैं। प्योवल सोचने लगता है कि आखिर ये क्या कह रहा है। योम कहता है कि तुम अकेले ज़्यादा देर तक उन सभी से बच नहीं सकते, चलो मिलकर काम करते हैं और हम सभी को यहाँ पर मसल कर रख देंगे। इवन सोयल और सॉन्ग की टीम भी हमारे सामने टिक नहीं पाएगी। प्योवल ये सुनकर कुछ सोचने लगता है। तो योम कहता है कि अगर तुम्हें यह आइडिया पसंद नहीं आया है तो मैं तुम्हारा सर्वेंट बनने को भी तैयार हूँ। तुमने अभी जिन लोगों को भी मारा है मैं उनसे बहुत ही ज़्यादा अलग हूँ, मैं तुम्हारे बहुत ज़्यादा काम आऊँगा। तो प्योवल कहता है कि मैं श्योर हूँ, तुम शुरू में तो मेरी हर बात मानोगे, पर मुझे ये भी पता है कि तुम आगे जाकर वही करने की कोशिश करोगे जो तुमने आज करने की कोशिश करी है। योम कहता है कि नहीं तुम गलत हो, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। पर प्योवल उसकी कोई बात नहीं सुनता और नीचे से उसके चीन पर एक जोरदार पंच मारता है और फिर उसके पीछे आकर उसका गला दबाने लगता है, जिससे कि योम उसके सामने जान की भीख मांगने लगता है और कहता है कि मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। पर प्योवल उसके ऊपर कोई दया नहीं खाता और उसे वहीं पर ही मार देता है। प्योवल कहता है कि मैंने आज तुम्हें इस वजह से मारा है क्योंकि मैं अभी भी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हूँ। हमें बताया जाता है कि योम के ग्रुप को डिसबैंड कर दिया गया है क्योंकि योम और उसके साथी डेड मिले हैं। ये खबर पाकर बाकी 3 ग्रुप के लीडर्स काफ़ी ज़्यादा शॉक हुए थे और उन्हें यह भी पता चल जाता है कि यह काम प्योवल ने ही किया है, क्योंकि वो तीनों आपस में ही कन्फर्म कर लेते हैं कि उन तीनों में से किसी ने भी यह काम नहीं किया है, यह प्योवल ही है, उसने ही योम को मारा है। सोयल सोच रही थी कि आखिर वो कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है कि उसने अकेले ही 4 लोगों को मार दिया। कैंग सोच रहा था कि मुझे उसका दुश्मन बनना नहीं चाहिए। वहीं पर योंग सोच रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा चालाक और क्रूर है, उसे एग्जैक्टली पता है कि उसे क्या करना चाहिए ताकि लोग उसे डरेंगे। और अभी प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। अभी बस कम खाने को आपस में बांटकर इशू को रिजॉल्व किया नहीं जा सकता। अभी बस एक दूसरे को मारना ही होगा खाने को सिक्योर करने के लिए। और आखिर में जाकर सभी एक एक मर्डरर बन जाते हैं और प्योवल जिसने योम को मारा है, जिसके पास अभी करेंटली सबसे ज़्यादा पावर है,
उसे अभी के लिए तो कोई भी टच करने की सोचेगा भी नहीं। योंग फिर अपने मेंबर्स को कहता है कि तुम लोग कभी भी पियोल से पंगा लेने की सोचना भी मत, और ना ही उसे अप्रोच करने की भी कोशिश करना। उसका जितना खतरनाक यहाँ पर कोई नहीं हो सकता जिसके पास खोने के लिए कुछ भी ना हो। तभी एक मेंबर भागते हुए योंग के पास आता है। योंग पूछता है कि क्या हुआ, आखिर तुम किस वजह से ऐसे भागकर यहाँ पर आए हो। तो वो लड़का कहता है कि नॉर्थ के रेड हाउस में उसने 2 बच्चों को देखा है और उसे लगता है कि सोयल ने उन दोनों को उसके ग्रुप से निकाल दिया है। गोयंग पूछता है कि क्या तुम श्योर हो। तो वो लड़का कहता है कि हाँ मैं श्योर हूँ, मैंने बहुत बार चेक भी करी है। योंग फिर पूछता है कि क्या उनके पास खाने के लिए कुछ है। तो वो लड़का कहता है कि उन दोनों में से एक के हाथ में एक आलू था और वो आलू को खा लेंगे अगर हम लोग वहाँ पर जल्दी नहीं पहुँचे। योंग के मेंबर्स ये सुनकर कहने लगते हैं कि हमें जल्दी चलना चाहिए, नहीं तो वो आलू को खा लेंगे और हमें आलू को सिक्योर करना ही पड़ेगा। पर योंग सोच रहा था कि किसी को मारना बस एक आलू के लिए कुछ ठीक नहीं लग रहा, पर वह फिर भी कहता है कि ठीक है, सब लोग तैयार हो जाओ। उसके बाद हमें उन बच्चों को दिखाया जाता जिनमें से एक के हाथ में एक आलू था। तभी योंग और उसकी टीम वहां पर पहुंच जाती है और वो देखते हैं कि उनमें से एक आलू को खाने जा रही है, जो देखकर योंग की टीम पागल हो जाती है क्योंकि उन्हें ये आलू खानी है। और वो बिना योंग का ऑर्डर के भागते हैं उन दोनों को मारकर आलू लेने। और योंग को ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने सोचा था कि वो लोग यहाँ पर आकर उन्हें डरा धमका कर आलू को ले लेंगे, पर उसकी टीम तो उन दोनों के पीछे पड़ी है उन्हें मारने। पर उनको ऐसा करता देखकर योंग सोच रहा था कि कुछ तो अजीब है और ऐसा करना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। तब योंग की टीम जिनका पीछा कर रही थी उनमें से एक सीटी मारती है और साइड से कुछ लड़के बाहर आ जाते हैं लाठियाँ लेकर और योंग की टीम के ऊपर बरस पड़ते हैं। योंग सभी को कहता है कि रुक जाओ, ये एक ट्रैप है, सभी लोग रिट्रीट करो। पर अब तक बहुत देर हो चुकी है क्योंकि यहाँ पर योंग को भी घेर लिया गया है और ये काम किया है सोयल के टीम ने। सोयल फिर बाहर आकर कहती है कि हम बस एक ही आलू से एक बड़ी मछली पकड़ने में कामयाब हुए हैं, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? लगता है कि आज हम खाना खाने वालों की संख्या कम कर सकते हैं। योंग सोच रहा था कि आखिर मैंने ये गलती कैसे कर दी, और वह सोयल को कहता है कि आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। पर योंग फिर शांत होकर कहता है कि क्या तुम लोग बस मेरी जान लेकर सेटिस्फाइड नहीं हो सकते? प्लीज मुझे मार दो और मेरे टीम को जाने दो। पर सोयल कहती है कि मैं भी तुम्हारे रिक्वेस्ट को रखना चाहती हूँ, पर हम इतना ज़्यादा खाना अफोर्ड नहीं कर सकते। योंग कहता है कि क्या तुम हम सभी को मारने के बाद ही सेटिस्फाइड होगे? तो सोयल कहती है कि अगर तुम मेरी जगह पर होते तो तुम भी ऐसा ही कुछ करते, और वो अपने टीम को ऑर्डर देती है योंग और उसके पूरे टीम को यहाँ पर ही मार देने को। और योंग और उसके टीम के ऊपर सभी बरस पड़ते हैं, पर योंग हार नहीं मानता और लड़ता ही रहता है, पर वो फिर भी आखिर में जाकर मारा ही जाता है। तभी सोयल प्योवल को ऊपर बैठा हुआ देखती है जो कि ऊपर से ये सब कुछ देख रहा था और वो कह रहा था कि अच्छा तो चीज़ें यहाँ पर अभी ऐसे चल रही हैं। टेरेंस को यूज़ करना, लड़ाई में शॉर्टकट्स एंड ट्रिक्स को भी यूज़ करना, एक ऐसे प्लेसमेंट को तैयार करना जिसमें घुसना नामुमकिन हो अगर तुम्हारी सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग है। यह तो एक ऐसे जगह की तरह लग रहा है जैसे कि रियल में एग्जिस्ट करता हो, या फिर यह किसी जगह की डिटो कार्बन कॉपी है। जिन लोगों ने इसे तैयार किया है वो चाहते हैं कि हम इसे यूज टू हो जाए और लोगों को मारने से पहले हमारे हाथ बिल्कुल भी ना कांपें। वो ज़रूर हमारे इस्तेमाल किस ऐसे टेरेन में जाकर करेंगे। और अगर सच में एक ऐसा बड़ा घर है तो इसका मतलब ये जियांगू के किसी बड़े क्लान का मैनर या फिर किसी बड़े हस्ती का घर होगा। इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही ज़्यादा खराब हो सकते हैं अगर वो ऐसे ही जगह पर रेकलेसली हमला करते रहे, और इसी वजह से ही वो हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं। हम उनके बस एक टूल्स है जिनका एक बार इस्तेमाल करके वो उन्हें फेंक देंगे। उन लोगों ने हमें ज़बरदस्ती इस नरक में फेंका है, उनके टूल्स हम हैं जिन्हें वो एक असिस्टेंट बनाना चाहते हैं। तब सीन कट होता है कुछ समय बाद और सोयल के कुछ टीम मेंबर्स बातें कर रहे थे। क्या तुमने उस हरामी को देखा? तुमने देखा ना मैंने उसे कैसे मारा, और वो एक चूजे की तरह मरने से पहले तड़प रहा था। तुमने देखा ना जब मैं उसके पीछे गया तो उसे मारने उसकी क्या हालत हुई थी? मुझे लगा वो कोई हेज डॉग है। हाँ मैंने भी वो देखा था। हमारी लीडर तो सच में बेस्ट है। तभी सोयल वहाँ पर आकर कहते हैं कि ऑल राइट, ये हमारी एक जीत है, अभी कोई भी यहाँ पर हमारे खिलाफ जाने की कोशिश नहीं करेगा। पर लीमिन ये देखकर सोच रही थी कि ऐसा लग रहा है मेरे हाथों से अभी भी ब्लड की स्मेल आ रही है, पर उन सभी को तो यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके लिए किसी को मारना अभी कोई बड़ी बात नहीं बची है। आखिर वो इतने आसानी से कैसे खा सकते हैं जबकि उन्होंने उन्हीं हाथों से किसी को मारा है और उनके हाथों से अभी भी ब्लड की स्मेल आ रही है। ये सच में काफ़ी ज़्यादा बुरा है। तभी सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जब उन्हें खाना दिया जा रहा था। क्या इतनी जल्दी खाने का समय हो गया? ये तो थोड़ी देर बाद आता है ना।
सोयल सभी को कहती है कि जितना ज़्यादा हो सके हमें उतना खाना सिक्योर करना होगा। फाइनली आज हम लोग भरपेट खाना खा सकते हैं। और अभी जबकि योंग की ग्रुप जा चुकी है, यहाँ पर कोई नहीं बचा है जो कि हमारे ग्रुप को रोक सकता है। पर फिर वो सोचते कि प्योवल यहाँ पर कहीं आसपास दिखाई नहीं दे रहा। पर तभी प्योवल वहाँ पर आ जाता है, पर वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित लग रहा था, जैसे कि किसी चीज़ को लेकर वो कुछ ज़्यादा ही सतर्क हो गया है। पर सोयल सोच रही थी कि आखिर वो किस चीज़ को लेकर इतना ज़्यादा सतर्क हुआ है। तभी वो देखते हैं कि ऊपर से कुछ लोग नीचे उतर रहे हैं। बच्चे देखकर कुछ भी समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ये लोग कौन हैं, और ना ही उन्हें समझने का कोई मौका मिलता है। ऊपर से कुछ मास्क वाले लोग यहाँ पर नीचे आए थे जो कि असैसिन से, और वो नीचे आते ही बच्चों को मारना शुरू कर देते हैं। और बच्चे कुछ भी कर नहीं पा रहे थे और बस मार ही खा रहे थे। बच्चे कुछ भी कर नहीं पा रहे थे और बस मार ही खा रहे थे। और इसमें प्योवल भी था। प्योवल सोच रहा था कि मुझे पहले लगा था कि ऐसा ही कुछ होगा, पर मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है कि वो शुरू से ही हमारे ऊपर वायलेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। इवन जानवरों को भी ऐसा मारकर पालतू बनाया नहीं जाता। पर मुझे अभी ये सब सहना ही पड़ेगा। अगर मैंने यहाँ पर कुछ भी करा तो मैं उनके नज़र में आ जाऊंगा, और मैं अभी के लिए किसी का भी अटेंशन पाना नहीं चाहता। प्योवल फिर देखता है कि इन असैसिन्स के साथ यहाँ पर और 3 लोग भी आए हैं जिनके फेस पर 1, 2 और 3 का मार्क बना हुआ है। और ये वही लोग हैं जो कि इन असैसिन्स को ऑर्डर दे रहे हैं। और इन तीनों का कोड नेम है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्वॉर्ड। फर्स्ट स्वॉर्ड फिर कहते हैं कि तुम सभी की ज़िंदगी अभी मेरी हो चुकी है और इस पर कोई एक्सेप्शन नहीं है। तुम सभी लोग अभी वही करोगे जो कि मैं कहूँगा, और तुम लोगों को मैनेज भी यहाँ पर मैं ही करूँगा। तभी एक लड़का उठकर कहता है कि आखिर तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो जो कि ये सब कर रहे हो। और बस ये कहने से ही उसका गला काटकर उसकी हत्या कर दी जाती है। और किसी भी बच्चे ने ऐसा कुछ होगा एक्सपेक्ट नहीं किया था। फर्स्ट स्वॉर्ड फिर कहते हैं कि मैंने तुम लोगों को कुछ कहने की परमिशन नहीं दी थी। अपना मुंह खोलने से पहले मेरा परमिशन लेना ज़रूरी है। फिर वो सभी अंदर एक कमरे में जाते हैं जहाँ पर फर्स्ट स्वॉर्ड कहते हैं कि सभी एक कर्स पॉइजन है। जब तुम एक जार के अंदर बहुत सारे पॉइजनस ऑर्गेनिजम्स को रख देते हो, वो सभी एक दूसरे को तब तक खाते रहते हैं जब तक आखिर में एक नहीं बचता, और उसी के पास ही आखिर में जाकर सबसे ज़्यादा पॉइजन कंटेंट होता है, और इसे ही कर्स पॉइजन कहा जाता है। आगे फर्स्ट स्वॉर्ड कहते हैं कि बस जो शैतान और ताकतवर थे जिनके पास स्ट्रॉन्ग सर्वाइवल की इंस्टिंक्ट थी वही बस सर्वाइव कर पाए हैं। तो सेकंड स्वॉर्ड कहते हैं कि हम लोगों ने बिल्कुल ऐसा ही कुछ चाहा था। फर्स्ट स्वॉर्ड कहते हैं कि उनमें से हमें किसके ऊपर नजर रखनी चाहिए, तुम्हें क्या लगता है उनमें से आखिर बेहतर कौन है। तो सेकंड स्वॉर्ड कहता है सोयल। जैसा कि आपने एक्सपेक्ट किया था, वो सबसे बड़े ग्रुप की यहाँ पर लीडर है और उसकी इन्फ्लुएंस बच्चों में बहुत ही ज़्यादा है। अगर हम उसके स्पिरिट को अभी क्रश नहीं कर देते तो हो सकता है कि आगे जाकर हमें उसे डील करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो। फर्स्ट स्वॉर्ड कहते हैं कि तो उसे अभी से स्पेशल अटेंशन देना शुरू कर दो ताकि वो कभी भी अपने सपने में हमें विरोध करने के बारे में सोचे भी ना। सेकंड स्वॉर्ड कहते हैं कि ठीक है, और वो इसी के साथ ये भी कहता है कि यहाँ पर सॉन्ग और कैंग भी हैं जिनके मार्शल आर्ट्स बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, पर वो सोयल के साइन के आगे छुप जाते हैं, पर वो दोनों भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं। फर्स्ट स्वॉर्ड पूछते हैं कि और सेक्टर 1 का जो सोल सर्वाइवर था उसका क्या हुआ। तो सेकंड स्वॉर्ड कहता है कि अगर आप प्योवल की बात कर रहे हैं तो वो अभी तक जिंदा है। तो फर्स्ट स्वॉर्ड कहते हैं कि सेक्टर 1 को सबसे कम खाना और सबसे ख़राब कंडीशन दी गई थी रहने के लिए। अगर उस जगह पर भी कोई सर्वाइव कर गया है तो वो कोई नॉर्मल नहीं हो सकता, तो उसके ऊपर भी अच्छे से ध्यान देना। सेकंड स्वॉर्ड कहता है कि हाँ ठीक है, और वो चला जाता है। फर्स्ट स्वॉर्ड उसके जाने के बाद कह रहे होते हैं कि अभी बस 6 साल ही बचे हुए हैं, हमें उससे पहले रिक्वेस्ट को पूरा करना होगा। पर आखिर कैप्टन को ऐसी रिक्वेस्ट किसने करी है। और हमें बताया जाता है कि इस ग्रुप का नाम है ब्लड शैडो ग्रुप, और इसके ग्रुप के कैप्टन से किसी के असैसिनेशन का रिक्वेस्ट किया गया है जिसका समय दिया गया है 7 साल और रिवॉर्ड है 5 लाख गोल्ड यंग। और कंडीशन यह है कि जैसे इसमें ब्लड शैडो ग्रुप का कोई ट्रेस ना मिले। हमें बताया जाता है कि इन बच्चों को जिस ग्रुप ने यहाँ पर बंदी बनाकर रखा है उस ग्रुप का नाम है ब्लड शैडो ग्रुप, और उस ग्रुप के कैप्टन से किसने रिक्वेस्ट करी है किसी के असैसिनेशन की, जिसका टाइम दिया गया है 7 साल और इसका रिवॉर्ड है 5 लाख गोल्ड यंग। पर इसमें कंडीशन है, जैसे इस असैसिनेशन में ब्लड शैडो ग्रुप की कोई भी ट्रेस मिलनी नहीं चाहिए। उसके बाद हमें थर्ड स्वॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होकर सभी को कहता है कि सभी लोग मेरे ऊपर ध्यान दो, वह फाइनल घर वही तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है। जो वहाँ पर सबसे तेज़ पहुँचेगा उसे 2 घंटे का ब्रेक दिया जाएगा, और जो सबसे आखिर में जाकर पहुँचेगा उसे बताया जाएगा कि आखिर एक ट्रू हेल क्या होती है।
और यह बात सुनते ही सारे बच्चे फाइनल घर की ओर भागना शुरू करते हैं, क्योंकि कोई भी यहाँ पर लास्ट आना नहीं चाहता और वह सभी के ऊपर अत्याचार शुरू हो जाती है। बच्चों को इस क्रूरता से ट्रेन किया जाता है कि वो सभी असासिन बन जाए, और जो बच्चे ये सब सह नहीं पाएंगे तो वह फिर कभी बाहरी दुनिया को फिर से देख नहीं पाएंगे। इन शॉर्ट उनकी डेथ हो जाएगी। बच्चों को अभी कुछ भी करना होगा ताकि वो यहाँ पर सरवाइव कर सके, और इस रेस में सोयली पहली होती है जैसा कि सभी ने एक्सपेक्ट किया था। और सेकंड स्वॉर्ड फर्स्ट स्वॉर्ड को कहते हैं कि वो सच में काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्शनल है। उसकी इंटेलिजेंस टॉप टीयर की है, उसके जजमेंट्स, उसकी हिम्मत और चीज़ों को एग्जीक्यूट करने की एबिलिटी भी टॉप नॉच है। फर्स्ट स्वॉर्ड पूछते हैं कि और प्योवल का क्या हुआ, तो सेकंड स्वॉर्ड कहते हैं कि प्योवल वो तो एक एवरेज बच्चा है, उसके पास से हमें अभी तक ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है जो कि उसे दूसरों से अलग करे। तो फर्स्ट स्वॉर्ड कहते हैं कि शायद मैंने ही गलती करी थी, मैं ही उससे कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि वो सेक्टर 1 का सोल सर्वाइवर था। पर उसके ऊपर फिर भी नज़र बनाए रखना अगर कुछ पता चले तो। उसके बाद एक सीन कट होता है और सोयल आकर प्योवल को कहती है कि थंडर स्प्लिटिंग कल्टीवेशन टेक्निक, तुम अभी भी इसे सीख रहे हो? अभी तो इंस्ट्रक्टर्स ने भी हमें ये सब पढ़ना बंद कर दिया है। तो प्योवल कहता है कि मुझे बस लगा कि मुझे ये पढ़ना चाहिए। तो सोयल कहती है कि क्या तुम कभी थकते नहीं? ऐसा लगता है कि तुम्हें स्टेमिना को ज़्यादा ही है। चलो तुम इसे पढ़कर मज़े करो, मैं तो चली सोने। और उसके जाने के बाद प्योवल सोच रहा होता है कि उन्हें सेकंड स्वॉर्ड ने कहा था कि थंडर स्प्लिटिंग कल्टीवेशन टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जो कि तुम्हारे जैसा कोई बच्चा भी सीख सकता है, और हम तुम्हें ये सीखने के लिए 3 महीने दे रहे हैं। उसके बाद प्योवल बैठकर मेडिटेट करने लगता है और थर्ड स्वॉर्ड के बातों को सोच रहा था, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि थंडर स्प्लिटिंग कल्टीवेशन टेक्निक को सीख जाओ। अगर तुम पहले प्रोसेस को समझ लेते हो तो तुम्हारे शरीर का यहाँ पर एक नया जन्म होगा जो कि यानी इंटरनल एनर्जी को फील कर पाएगा, और तुम इंटरनल एनर्जी को गैदर भी कर पाओगे। प्योवल फिर मन में कहने लगता है कि जो टेक्निक्स हम इंस्ट्रक्टर्स ने सिखाई है जिससे हम की को फील कर पाएं, जैसे थंडर स्प्लिटिंग कल्टीवेशन टेक्निक, इसे बहुत बच्चे और इंस्ट्रक्टर्स की को फील करने का पहला स्टेप कहते हैं, पर अभी तक किसी ने भी इसे परफेक्टली मास्टर नहीं किया है। पर थंडर स्प्लिटिंग यानी बिजली को अलग करना, पर यह सब फिजिकली करना पॉसिबल है नहीं, तो शायद यह हमारे थॉट्स के स्पीड को रेफर कर रही है। अगर मैं थंडर स्प्लिटिंग कल्टीवेशन टेक्निक इसी हिसाब से सीखता हूँ तो मैं श्योर हूँ मैं कुछ ऐसा अनोखा सीख जाऊँगा जो कि मैंने अभी तक नहीं सीखी थी। और अगर मैं दूसरों से जल्दी मार्शल आर्ट्स को सीख भी जाता हूँ, पर मैं कभी भी दूसरों को ये जानने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं किसी के भी आंखों में आना नहीं चाहता, बस एक एवरेज बनकर रहना चाहता हूँ। और मैं अभी तक ऐसा ही करता आया हूँ। और हमें पास्ट में दिखाया जाता है जब उनकी ट्रेनिंग चल रही थी और प्योवल के खिलाफ एक लड़का डेगर से आकर हमला करने लग जाता है, जिससे कि प्योवल डॉज कर देता है। पर वो सोच रहा था कि उसने मुझे मारने की कोशिश करी, और वो कहता है कि आखिर तुम ये क्यों कर रहे हो? तो वो लड़का कहता है कि एक फेक फाइट में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? तो प्योवल कहता है अच्छा ऐसी बात है, इंस्ट्रक्टर्स ने हमें शॉर्ट फॉर्म्स को सिखाने के बाद मुझे ही देख रहे हैं। अगर मैं अभी यहाँ पर कुछ भी करता हूँ तो शायद मैं उनके नज़र में आ सकता हूँ। पर तभी वो लड़का कहता है कि तुम्हें मेरे खिलाफ अपने पूरे पावर का इस्तेमाल करना चाहिए, पर अगर तुम नहीं करते तो तुम्हारी डेथ यहाँ पर ही हो जाएगी। और वो प्योवल के चारों तरफ बड़ी तेज़ी से भागने लगता है, और वो भागते हुए कुछ हिडन ब्लेड्स का भी यूज़ कर रहा था। प्योवल सोच रहा था तो वो यहाँ पर हिडन ब्लेड्स को भी यूज़ कर रहा है, और वह उन्हें ब्लेड से प्योवल के ऊपर हमला भी करने लग जाता है, और वह भी हर तरफ से। पर प्योवल अपने डेगर का इस्तेमाल करके उन्हें इजीली रोक रहा था। पर तभी वो लड़का डेगर लेकर आ जाता है प्योवल के पीछे उसे मारने, पर प्योवल उसे पकड़कर उसे साइड कर देता है। पर वो लड़का वापस से बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से हमला करता है, पर फिर भी प्योवल उसे ब्लॉक कर देता है। यह देखकर थर्ड स्वॉर्ड काफ़ी ज़्यादा शॉक हुए थे। यहाँ पर वो लड़का कहता है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है कि तुमने मेरे हर हमले को रोक दिया है। पर अगर तुम यहाँ पर हमला ना करके बस डिफेंड ही करते रहोगे तो यहाँ पर बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। चलो कुछ ऐसा करो जिससे कि मुझे बिल्कुल मज़ा आ जाए। और वो फिर से हमला करने के लिए आगे आता है। प्योवल सोच रहा था कि शायद मेरे पास अभी और कोई चॉइस नहीं बची है, और वो डेगर को नीचे फेंक देता है। वो लड़का कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम हमले से पहले ही मेरे सामने हार मान रहे हो? पर प्योवल उसे कुछ भी नहीं कहता और डायरेक्ट ही उसके हाथ और उसके चेस्ट पर हमला करता है, जिससे कि उसका हाथ टूट जाता है और उसका मुंह से भी खून आने लगा था। सेकंड स्वॉर्ड ये देखकर सोच रहे थे कि उनकी ग्रोथ स्पीड तो हमारे एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ही ज़्यादा है। इस रेट से उन्हें 5 साल लगेंगे ना कि 7 साल।
तो फर्स्ट सोड कहते हैं कि तुम टारगेट को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। वो एक ऐसा आदमी है जिसके पास सिचुएशन के सारे टैलेंट्स हैं। उसके जैसे किसी आदमी से भिड़ने के लिए परफेक्ट तैयारी भी एनफ नहीं होती है। और अगर हम लोगों ने यहाँ पर कोई भी गलती कर दी तो हमारा पूरा ब्लड शेडो ग्रुप खत्म हो जाएगा। इसी वजह से कैप्टन इन बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं जिससे कि हमारा कोई भी लेना देना नहीं है, ताकि अगर ये फेल हो भी जाए तो भी हमें कुछ ना हो। तो सेकंड सोड कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं टारगेट को कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रहा था। फर्स्ट सोड फिर कहता है कि मुझे पता है, पर तुम्हें फिर भी हमेशा अलर्ट पर रहना चाहिए। और फिर वो पूछते हैं कि क्या बच्चों को असैसिनेशन टेक्निक सीखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो सेकंड सोड कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं। तो फर्स्ट सोड कहते हैं कि तो उन्हें और भी ज़्यादा टेक्निक सिखाओ, और ऐसा करने से बहुत से बच्चे तो मारे जाएंगे, पर जो बच जाएंगे वो आगे जाकर और भी स्ट्रॉन्ग बनेंगे। और यहाँ पर प्योवल उस लड़के के ऊपर हमला करके उसे मार नहीं जा रहा था। वो लड़का तभी बो डाउन करके कहता है कि मुझे छोड़ दो। और ये सब फर्स्ट एंड सेकंड सोड देख रहे थे। और फर्स्ट सोड आकर कहते हैं कि क्या तुम ही ने ही ये सब किया है। और प्योवल सोच में पड़ गया था कि आखिर वो लोग यहाँ पर कब आ गए, क्योंकि उसने उन दोनों को यहाँ पर आते समय बिल्कुल भी सेंस नहीं किया था। और फिर प्योवल को हाँ कहना ही पड़ता है कि उसने ही यह सब किया है, क्योंकि उन्होंने सब कुछ देख लिया है। तभी फर्स्ट सोड उसके गले पर अपना सोड निकाल कर रखते हैं। प्योवल सोच रहा था कि आखिर उन्होंने कब, क्योंकि उनकी सोड इतनी ज़्यादा फास्ट है कि खाली आंखों से उन्हें देखना पॉसिबल है नहीं। और प्योवल को बिलीव नहीं हो रहा था कि एक इंसान एक ब्लेड को इतने फास्ट मूव भी कर सकता है। क्या मैंने यहाँ पर कोई गलती कर दी है? क्या मुझे करने से पहले थोड़ा और केयरफुल रहना चाहिए था? उन्हें कुछ नहीं, बस एक यूजफुल टूल चाहिए। तो अगर मैंने यहाँ पर कोई भी गलती करी तो मैं यहाँ पर मारा जाऊँगा। फर्स्ट सोड उसके बाद अपना सोड नीचे कर लेते हैं और कहते हैं कि एक असैसिन किसी भी परिस्थिति में अपना कोई ट्रेस नहीं छोड़ता, पर उसके हाथ को ऐसे तोड़ना यह कुछ नहीं, बस अपने दुश्मन को यह जानने देना है कि तुम्हारी मार्शल आर्ट्स क्या है और तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है। इस बात को हमेशा ही ध्यान में रखना, कभी भी किसी भी हालत में अपने ट्रेसेस को मत छोड़ना। फिर सीन कट होता है डायरेक्ट 6 साल बाद। एक इंस्ट्रक्टर चलकर कहीं जा रहा था और एक्चुअली यहाँ पर एक टेस्ट हो रहा है कि कौन अपने प्रेजेंस को कितने अच्छे से सप्रेस करके रख सकता है ताकि किसी को पता ना चले। पर इंस्ट्रक्टर यहाँ पर इजीली सबको पता लगा पा रहा था कि आखिर कौन कहाँ पर है, और वो ऐसे कर कर के 4-5 को ढूंढ लेता है। और वो सोच रहा था कि फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितना ही सीख ले, एक नौसिखिए असैसिन के टर्टल ब्रीदिंग टेक्निक को नोटिस किया जा सकता है। टर्टल ब्रीदिंग टेक्निक में कोई भी अपने सांस को बहुत देर तक रोक कर रख सकता है ताकि किसी को भी उसके प्रेजेंस के बारे में बिल्कुल भी पता ना चले। और ये नाम टर्टल से आया है क्योंकि टर्टल पानी के अंदर बहुत समय तक अपनी सांस को रोक कर रख सकता है। इंस्ट्रक्टर फिर कहता है कि तुम लोग अभी भी रेडी होने से बहुत ज़्यादा दूर हो और अभी बस एक ही लड़का बचा हुआ है, पर वो कहाँ पर छुपा हुआ है इंस्ट्रक्टर को कहीं पर भी नहीं मिल रहा। और वो सोचने लगता है कि क्या उसे जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो गलत थी, क्या यहाँ पर और कोई बच्चा नहीं बचा है। फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कितनी हार्ड क्यों ना सोच लूँ, मैं यहाँ पर किसी भी इंसान को सेंस नहीं कर पा रहा, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। इंस्ट्रक्टर फिर कहता है कि मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पा रहा तो तुम खुद ही बाहर आ जाओ। और वो तभी उसके साइड से बाहर आता है और इंस्ट्रक्टर ये देखकर पूरे शौक में था कि वो मेरे इतने पास था पर फिर भी मैं उसे ढूंढ नहीं पाया। और ये लड़का और कोई नहीं बल्कि प्योवल है। प्योवल फिर कहता है कि अब जबकि मेरी ट्रेनिंग ख़त्म हो गई है तो क्या मैं जाकर रेस्ट कर सकता हूँ। तो इंस्ट्रक्टर कहता है कि ठीक है, तुम जा सकते हो। उसके बाद हमें सोयल, सोंग और सोग्यो को दिखाया जाता है। सोग्यो कहता है देखो तो यहाँ पर कौन आया है, आखिर मिस्टर पोम्पस यहाँ पर क्या कर रहा है। तो प्योवल कहता है कि तुमने फिर से अपना चेहरा बदल लिया सोग्यो। और प्योवल पूछता है कि क्या यह चेहरा योकोन का है, यानी यह उस लड़के का चेहरा है जिसका हाथ प्योवल ने तोड़ा था। सोग्यो कहता है कि योकोन की डेथ कुछ समय पहले ही हुई है तो मैं उसका चेहरा यूज़ कर रहा हूँ। तो प्योवल कहता है कि अगर तुम ऐसे अपना चेहरा बदलते रहोगे तो तुम किसी दिन अपना रियल चेहरा ही भूल जाओगे। तो सोग्यो कहता है कि इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, हम तो इस जगह से कभी बाहर ही नहीं जा सकते। प्योवल ये सुनकर कुछ सोचने लगता है तो सोग्यो पूछता है कि आखिर वो क्या सोच रहा है। तो सोयल फिर कहती है कि खाने की क्वालिटी धीरे धीरे करके काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई है और होती जा रही है, और सोयल के हिसाब से उन्हें जल्दी एक मिशन दे दिया जाएगा। उसके बाद हमें फर्स्ट सोड को दिखाया जाता है जो कि अपना मास्क निकाल कर बैठे हुए थे, और इनका रियल नेम है लिम। लिम सोच रहे होते हैं कि हम लोगों ने आखिरी 6 सालों में 300 में से बस 30 को ही असैसिन बना पाए हैं। लिम ये भी सोच रहे थे कि जबकि जियांगू एक ऐसी जगह है जहाँ पर अगर तुम नहीं मारोगे तो तुम मारे जाओगे, तो ये सब कुछ करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और वो ये भी कहते हैं कि वो जब इन बच्चों के उम्र के थे तो वो इन लोगों से बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थे, और वो ये भी कह रहे थे कि मेरी डेथ भी जल्दी हो जाएगी
और वो कुछ ज़्यादा भावुक हो रहे थे। तभी सेकंड एंड थर्ड सोड आते हैं और थर्ड सोड कहते हैं कि आखिर आपने अपना मास्क क्यों निकाला हुआ है। तो लिम कहते हैं कि मेरा दम घुट रहा था उस मास्क के अंदर। क्या तुम्हें नहीं लगता है कि 6 साल बहुत ज़्यादा होते हैं? तुम भी चाहो तो अपना मास्क निकाल सकते हो। सेकंड एंड थर्ड सोड ये सुनकर एक दूसरे की ओर देखते हैं और फिर अपना अपना मास्क निकाल देते हैं। और हमें पता चलता है कि सेकंड सोड का नाम है सीन हाइंग और थर्ड सोड का नाम है सेंग इल्सिन। फर्स्ट सोड को दिखाया जाता है जिनका नाम है लीम, जो कि अपना मास्क खोलकर बैठे हुए थे और वो सोच रहे थे कि हम लोगों ने आखिरी 6 सालों में 300 में से बस 30 को ही असासिन बनाने में कामयाब हो पाए हैं। और लिम सोच रहे थे कि जबकि जियांगू एक ऐसी जगह है जहाँ पर अगर तुम नहीं मारोगे तो तुम खुद ही मारे जाओगे, तो ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। और वो ये भी कहते हैं कि वो जब इन बच्चों के उम्र के थे तो वो इनसे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थे और वो ये भी सोच रहे थे कि उनकी डेथ भी जल्दी ही हो जाएगी और वो थोड़ा भावुक भी हो जाते हैं। तभी सेकंड एंड थर्ड सोड वहीं पर आते हैं। थर्ड सोड कहते हैं कि आखिर आपने अपना मास्क क्यों निकाला है? तो लिम कहते हैं कि मास्क के अंदर मेरा दम घुट रहा था। क्या तुम्हें नहीं लगता 6 साल बहुत ही ज़्यादा होते हैं? तुम भी चाहो तो अपना मास्क हटा सकते हो। सेकंड एंड थर्ड सोड एक दूसरे की ओर देखते हैं और फिर अपना अपना मास्क उतार देते हैं। सेकंड सोड का नाम है सीन हाइंग और थर्ड सोड का नाम है सेंग इल्सिन। उसके बाद दोनों आकर लिम को जॉइन करते हैं और लिम कहते हैं कि ऐसे समय पर अल्कोहल सबसे अच्छी ड्रिंक होती है, पर यहाँ पर अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं है। सेंग इल्सिन कहते हैं कि जब हम लोग यहाँ से बाहर चले जाएंगे तो हम जितनी मर्जी हो सके उतना पी सकते हैं और ऐसे भी हम लोग जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे। तो सेन हाइंग कहते हैं कि ऑलमोस्ट हमें यहाँ पर 7 साल होने को आए हैं। अगर बाहर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो बच्चों को डायरेक्ट ही असैसिनेशन के लिए भेज दिया जाएगा और हम सबको इससे छुटकारा मिल जाएगा। लिम फिर कहते हैं कि अभी बच्चे कैसे कर रहे हैं? तो सेन हाइंग कहते हैं कि उन्होंने हमारे एक्सपेक्टेशन से बहुत ही ज़्यादा बेहतर किया है। कुछ बच्चे तो इंस्ट्रक्टर से भी कुछ ज़्यादा ही पावरफुल हो चुके हैं और उनके कंट्रोल से बाहर जा चुके हैं, तो उन्हें बस एक ही बार यूज़ करके फेंक देना एक वेस्ट होगा। लिम कहते हैं कि हमारे पास और कोई चॉइस भी नहीं है, रिक्वेस्टर का यही एक कंडीशन है। और फिर वो कहते हैं कि अभी समय आ गया है फाइनल स्टेज को शुरू करने का और वो टेबल पर कुछ बुक्स को रखते हैं और उसके बाद एक सीन कट होता है और सभी बच्चों को इकट्ठा किया जाता है और सभी बच्चों के सामने उन्हीं 3 बुक्स को रखा गया था। लिम कहते हैं कि तुम में से 3 लोगों को ये मार्शल आर्ट टेक्निक सीखनी पड़ेगी और बाकी जो 27 बचेंगे उनका काम होगा उन तीनों को मारना जिन्होंने मार्शल आर्ट टेक्निक सीखी होगी। यह बात सुनते ही सारे बच्चे घबराने लगते हैं। क्या वो हमें फिर से एक दूसरे को मारने को कह रहे हैं? मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है कि वो इसे ऐसे ख़त्म करना चाहते हैं। लिम कहते हैं कि यह है तुम लोगों की फाइनल ट्रेनिंग। जब तुम लोग ये ट्रेनिंग पूरा कर लोगे हम तुम्हें और फोर्स नहीं करेंगे जब तक तुम इस जगह को छोड़ नहीं देते। सभी सोचने लगते हैं कि क्या वो सच में सच कह रहे हैं, वो हमें यहाँ से जाने देंगे। सोयल सोच रही थी कि क्या वो कहना चाह रहे हैं कि हम में से 27 लोग रेस्ट कर सकते हैं जब तक हम लोग यहाँ से नहीं निकलते, अगर हम लोगों ने यहाँ पर 3 लोगों की कुर्बानी दे दी। पर प्योवल वहीं पर सोच रहा है कि वो हमारे सामने एक और चारा फेंक रहे हैं। जो भी लोग ये मार्शल आर्ट्स को सीखेंगे वो सभी लोगों का टारगेट बन जाएंगे और ये मार्शल आर्ट्स शायद वही मार्शल आर्ट्स होंगे जो कि हमारा असैसिनेशन टारगेट ने सीखी होगी और ये शायद एक और ही लेवल पर होगी जो भी हम लोगों ने अभी तक सीखी है। तो लगता है कि मैं यहाँ पर लालची होते जा रहा हूँ। और प्योवल फिर अपना हाथ खड़ा करता है और कहता है कि मैं इसे सीखूंगा। सोयल कहती है कि क्या तुम यहाँ पर खुद ही बलि का बकरा बनना चाहते हो? तो प्योवल कहता है कि देखेंगे मैं यहाँ पर बलि का बकरा बनता हूँ या फिर एक सातिर सियार। सोयल कहती है कि अभी से है केयरफुल रहना क्योंकि सभी लोग अभी से तुम्हें ही टारगेट करेंगे। तो प्योवल कहता है कि देखते हैं आगे क्या क्या होता है। उसके बाद एक सीन कट होता है और हम देखते हैं कि सॉन्ग एक लड़के को मार देता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, तुम्हें मरना ही पड़ा क्योंकि तुमने हमारे कहने पर यह मार्शल आर्ट्स को सीखी थी। हो सकता है कि तुम्हें लगे कि तुम्हारे साथ में गलत हुआ है, पर हमारे पास और कोई चॉइस नहीं था। सॉन्ग फिर सोचने लगता है कि अभी बस 3 में से बस एक ही बचा हुआ है जिन्होंने मार्शल आर्ट्स को सीखी है और वो है प्योवल। फिर सोक्यो कहता है कि उसे यहाँ पर अभी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। फाइनली लाइफ की असली मस्ती उसके लिए अभी जाकर शुरू हुई है। लीमिन फिर वहीं पर कहती है कि अभी प्योवल ही अकेला बचा हुआ है, पर अभी बहुत दिन हो गए हैं हमें प्योवल को देखे हुए, क्या वो अकेला ही बाहर चला गया है? तो सोयल कहती है कि नहीं, वो शायद अभी भी अंदर ही है, हमें बस अभी तक वो नहीं मिला है। सोयल सोच रही थी कि हम लोगों ने आखिरी बार प्योवल को देखा था जब हम लोग कुछ दिन पहले ट्रेनिंग कर रहे थे और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर सोयल और प्योवल एक साथ ट्रेन कर रहे थे। सोयल प्योवल को कहती है कि मुझे लगता है कि तुम स्वॉर्ड के बिना कुछ ज़्यादा ही अच्छा करते हो
मुझे तुमसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता जब भी तुम स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हो। अगर तुम मेरे हर हमले को ब्लॉक कर रहे हो तब भी नहीं। और अभी प्रेजेंट में सोल सोच रही थी कि क्या मैंने उसे फालतू में एक एडवाइस दे दी है। वो तो ऑलरेडी एक ट्रिकी ओपोनेंट है जिसे हैंडल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। सो क्यों कहता है कि क्यों ना हम लोग यहाँ पर सारे इंस्ट्रक्टर्स को ही मार दें, उन्हें मारना प्योवल से ज़्यादा आसान रहेगा। पर सोंग कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने हमें मिशन दी है, मतलब उन्होंने कोई ना कोई काउंटर मेजर लेकर रखी होगी। मैं श्योर हूँ उन लोगों ने हमारे ऊपर कोई ना कोई रेस्ट्रिक्शन डाली होगी। सोयल फिर कहती है कि वो सही कह रहा है। अभी हमें रेस्ट्रिक्शन को हटाने के बारे में नहीं, प्योवल को ढूंढने के बारे में फोकस करना चाहिए। और वो चारों निकल जाते हैं प्योवल को ढूंढने। और तभी हम प्योवल को वहाँ पर ही देखते हैं जो कि वहीं पर ही छुपा हुआ था और उनकी सारी बातें सुन रहा था। प्योवल कहता है कि तो वो इंस्ट्रक्टर्स को मारने के बारे में भी सोच रहे हैं। अभी साथ इंस्ट्रक्टर्स बिजी होंगे बच्चों को रेडी करने में जो कि मुझे ढूंढेंगे। और ये हो ही नहीं सकता है कि वो नज़र रख नहीं रहे होंगे उन बच्चों के ऊपर जो कि ऐसा कुछ सोच रहे होंगे। लगता है कि यही मेरा बेस्ट चांस है जब मैं उनका ट्रू ऑब्जेक्टिव के बारे में जान पाऊंगा। उसके बाद प्योवल छुपकर जाता है इंस्ट्रक्टर्स का टेम्पोररी बेस पर जहाँ पर 3 सोर्स रहते हैं। पर वो जाकर देखता है कि यहाँ की सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा टाइट है। प्योवल सोच रहा होता है कि यहाँ की सिक्योरिटी तो बहुत ही ज़्यादा टाइट है, पर यह कुछ ऐसा नहीं जिससे कि मैं पार करके जा नहीं सकता। इंस्ट्रक्टर्स ने कहा था कि टर्टल ब्रीथिंग टेक्निक काम नहीं करती अगर तुम मूव करते हो, पर अगर मैं थंडर स्प्लिटिंग कल्टीवेशन टेक्निक को यूज़ करता हूँ तो मैं मेरे ब्रीथ को डिवाइड कर सकता हूँ, तो चीज़ें यहाँ पर पूरी बदल जाएंगी। मैं मूव कर पाऊंगा और किसी को मेरे प्रेजेंस के बारे में पता तक नहीं चलेगा। और वो ठीक ऐसा ही करके उनके बीच में से निकल जाता है और उसके बारे में किसी को पता तक नहीं चलता। प्योवल सोच रहा होता है कि चलो मैं तो अभी अंदर आ गया हूँ और लगता है कि यही बेस का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है। और प्योवल फिर अंदर जाकर अच्छे से चेक करने लगता है, पर उसे कुछ भी मिल नहीं रहा था। आखिर वो कौन से सीक्रेट को छुपा रहे हैं, आखिर वो कौन है जो कि मैं असासिन बनाना चाहता है। और तभी प्योवल के हाथ में वही स्क्रॉल लग जाती जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है और वह स्क्रॉल को निकाल कर सब कुछ पढ़ लेता है। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि ब्लडशेडो ग्रुप को काम दिया गया है गुसेंग को मारने का। प्योवल सोचने लगता है कि आखिर यह गुसेंग कौन है और वो कितना ताकतवर है जिसके लिए हमें 7 साल की ट्रेनिंग दी जा रही है असासिन बनने के लिए। ऑलरेडी 300 में से 270 बच्चों की मौत हो चुकी है, क्या उनके लिए इतना सब कुछ करना वर्थ इट है। प्योवल तभी सेंस करता है कि कोई यहाँ पर आ रहा है और ये थे लिम। और लिम आकर जैसे दरवाज़ा खोलते हैं वो समझ आता है कि यहाँ पर कोई तो आया था, क्योंकि उन्होंने जाने से पहले जगह को अच्छे से साफ किया था। पर यहाँ पर अभी सब कुछ बिखरा पड़ा है, यानी यहाँ पर कोई तो आया था। और वो ये जानकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। प्योवल सोच रहा होता है कि क्या इस गुस्से को मारने के लिए इतना सब कुछ करना ठीक होगा, क्या इतने बच्चों को मारना इसके लिए फेयर है। प्योवल ये सब सोच रहा था कि प्योवल सेंस करता है कि यहाँ पर कोई आ रहा है और ये थे लिम। और लिम जैसे ही आकर रूम का डोर खोलते हैं वो समझ आते हैं कि यहाँ पर कोई तो आया था, क्योंकि वो जब रूम से गए थे उन्होंने पूरे रूम को साफ कर दिया था। पर अभी रूम पूरा बिखरा हुआ पड़ा है, यानी यहाँ पर कोई तो आया था। पर वो ये सोच रहे थे कि आखिर किसकी हिम्मत हो गई यहाँ पर आने की। तभी सिनहांग और सेंग इल्सिन अंदर जा रहे थे और वो लिम को अपनी तरफ बड़े गुस्से में आता हुआ देखते हैं। सिनहांग कहते हैं कि क्या कुछ हुआ है, तो लिम कहते हैं कि मेरे कमरे में कोई घुसा था और वो अभी तक कैब से बाहर नहीं निकला है, उसे जल्दी से ढूंढो। सिनहांग एंड सेंग इल्सिन ये सुनकर कहते हैं कि आखिर किसकी हिम्मत हो गई फर्स्ट स्वॉर्ड के कमरे में घुसने की, आखिर कौन ऐसा कर सकता है। क्या आपको किसी पर शक है जो ऐसा कर सकता है। तो लिम कहते हैं कि सारे बच्चों में से बस उसी के पास ही ऐसी एबिलिटी है जो कि कहीं भी कभी भी आ जा सकता है और वो भी किसी के बिना पता लगे। और ये और कोई नहीं बल्कि प्योवल है। और अभी प्योवल ठीक उनके ऊपर ही रहकर उनके सारी बातें सुन रहा था। सिनहांग कहते हैं कि अनबिलीवेबल, ये सोचना कि जब सभी उसे ढूंढ रहे होंगे वो इस जगह पर ऐसे घुस जाएगा। लिम कहते हैं कि अगर हम प्योवल को छोड़ देते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सिनहांग कहते हैं कि पर अगर हम उसे बिना किसी ठोस सबूत का पकड़ते हैं या फिर उसे पकड़ने के बाद पनिशमेंट देते हैं तो सारे बच्चे हमारे खिलाफ जा सकते हैं। तो लिम कहते हैं कि तो फिर हम लोग प्योवल को अपोजिशन के बच्चों को सौंप देंगे। तो सेंग इल्सिन पूछते हैं कि आखिर वो ऐसा कैसे करेंगे। तो लिम कहते हैं कि मैं हेल फ्लूट का इस्तेमाल करूंगा। सेंग इल्सिन ये सुनकर कहते हैं पर हमने तो इसे सबसे आखिर में यूज़ करने को डिसाइड किया था। तो लिम कहते हैं कि हमें कभी ना कभी तो इसका यूज़ करना ही पड़ता। तो अभी समय आ गया है प्योवल और बाकी बच्चों को ये दिखाने का कि आखिर उनका ट्रू ऑनर्स कौन है, आखिर उनकी ज़िंदगी किन के हाथों में है। क्या तुम दोनों इसे यूज़ करने के लिए एग्री करते हो। और दोनों ही इस पर एग्री कर जाते हैं।
लीम फिर सबसे ऊंचे जगह पर चढ़ जाते हैं और कहते हैं कि अभी मैं दिखाऊंगा कि आखिर ट्रू हेल क्या होती है। यहाँ पर सोयल और दूसरे बच्चे पियोवल को अभी भी ढूंढ रहे थे। सोयल कहती है कि आखिर वो कहाँ पर जाकर छुपा हुआ है। कुछ बच्चे तो इससे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी हो गए थे। सोयल सोच रही थी जो बच्चे कह रहे थे कि उनके पास बहुत अच्छी ट्रैकिंग एबिलिटी है, उन्हें भी पियोवल का एक सिंगल ट्रेस तक नहीं मिला है। अगर सेक्टर 1 में भी वो नहीं है और यहाँ पर भी वो नहीं है तो आखिर वो कहाँ पर गया है। तभी उन लोगों को फ्लूट की साउंड सुनाई देने लगती है। सोयल ये सुनकर सोच रही थी कि ये तो किसी इंस्ट्रूमेंट की साउंड है, पर आगे वो कुछ और सोच पाती सभी बच्चे एक एक करके डाउन होने लगते हैं। लीमिन कह रही थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई इंसेक्ट मेरे शरीर को खा रहा है। तभी पियोवल लीमिन के सामने आकर कहता है तो उन लोगों ने रेस्ट्रिक्शन को एक्टिवेट कर दी है। और पियोवल सोच रहा था कि साउंड तो बहुत ही ज़्यादा शार्प है जो कि कान के पर्दे को फाड़ सकती है, और ये सभी अभी दर्द में इसलिए है क्योंकि उन लोगों ने रेस्ट्रिक्शन को एक्टिवेट कर दी है। पर इस साउंड से मेरे कान में बहुत थोड़ा सा ही दर्द हो रहा है, पर आखिर मैं ही क्यों जिसे कुछ भी नहीं हो रहा, मुझे इसका बारे में पता लगाना ही पड़ेगा। पियोवल फिर लीमिन के पीठ पर हाथ रखकर सोच रहा था कि इंटरनल एनर्जी फ्यूजन एक डेंजरियस एक्ट है, पर ज़्यादा डेंजरियस होना नहीं चाहिए क्योंकि लीमिन ने अभी थंडर स्प्लिटिंग कल्टीवेशन टेक्निक को सीखी है, पर उसकी इंटरनल एनर्जी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही। तो फिर उसके और मेरे अंदर डिफरेंस क्या है? सेम खाना, सेम एनवायरनमेंट, सेम मार्शल आर्ट, तो आखिर मुझ में अलग क्या है? क्या पॉइजन? अगर इस रेस्ट्रिक्शन का पॉइजन के साथ कुछ लेना देना है तो यह बात सेंस बनाती है कि मैं आखिर ठीक क्यों हूँ। मैंने पॉइजन के खिलाफ एक रेस्ट्रिक्शन हासिल कर ली है, बार बार सांप से खुद को कटवा कर, पर आखिर वो लोग एक साथ ही पॉइजन को 27 बच्चों में एक साथ ही कैसे एक्टिवेट कर पाए हैं? और बस साउंड से ही पॉइजन को एक्टिवेट करा नहीं जा सकता। क्या होगा अगर हमारे शरीर में कोई चीज़ है जो कि पॉइजन नहीं पर एक पॉइजनस इंसेक्ट है? हो सकता है कि उन लोगों ने हमारे खाने में और पानी में कर्ज पॉइजन डाल दी हो जो कि साउंड के थ्रू एक्टिवेट होती है। तभी कुछ गार्ड्स वहाँ पर आ जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर कुछ बच्चे बेहोश हो चुके हैं। पियोवल सोच रहा था कि वो तो यहाँ पर भी आ गए हैं, अभी मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए? नहीं, अगर मैं यहाँ से भाग जाता हूँ तो उन्हें पता चल जाएगा कि मुझे पॉइजन से कुछ भी नहीं होता, और जैसे कि मैं पहले से करता आया हूँ मुझे दिखाना होगा कि मैं दूसरे बच्चों के जैसा ही हूँ, मैं भी दूसरे बच्चों की तरह ही हूँ, मुझे भी इससे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। और वह ज़मीन में गिरकर दर्द में होने का नाटक करने लग जाता है और वह गार्ड्स के नज़र में भी आ जाता है। गार्ड्स कहते हैं तो पियोवल वो यहाँ पर है। तब विलियम गुस्से में वहीं पर आ जाते हैं और अपना स्वॉर्ड निकालकर पियोवल के ऊपर हमला करते हैं और अपने स्वॉर्ड को उसके चेस्ट के पास घुसा देते हैं। लिम पूछते हैं कि आखिर तुमने मेरे रूम में क्या देखा है? तुम अभी तक अपने एबिलिटीज़ को काफ़ी अच्छे से छुपाते हुए आ रहे हो। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि तुम्हारे जैसा कोई कमज़ोर बच्चा बड़ा होते होते इतना ताकतवर और बदतमीज़ हो जाएगा। तुम्हारे जैसे किसी का मर जाना ही बेहतर होता है। और लिम अपने स्वॉर्ड से उसका गला काटने ही जा रहे थे, पर तभी सीनहांग वहीं पर आकर कहते हैं कि नहीं, रुक जाइए। पियोवल छुपकर अंदर जाने में एक्सपर्ट है और रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। लिम कहते हैं कि नहीं, बाकी बच्चों से काम चल जाएगा। तो सीनहांग कहते हैं कि मुझे भी पता है और आपको भी पता है, आप जो कह रहे हैं वो सच नहीं है। लिम कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है उसे कंट्रोल कर पाना हमारे लिए आसान होगा? तो सीनहांग कहते हैं कि हमारे पास ये हेल फ्लूट है जिसकी मदद से हम उसे कभी भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि वो कर्स पॉइजन के सामने पावरलेस है। और पियोवल का नाटक अभी भी चालू ही था। लिम फिर कहते हैं कि जल्दी से बच्चों को एंटीडोट दे दो, और एंटीडोट देते सारे बच्चे होश में आ जाते हैं और पहले से काफ़ी बेहतर महसूस कर रहे थे। लिम कहते हैं कि यह सब तुम लोगों के साथ पियोवल के वजह से ही हुआ है। अगर उसने हमारे बेस को इन्फ्लिक्टेड करने की कोशिश नहीं करी होती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर तुम में से कभी किसी ने ऐसा कुछ करने की कभी सोची तो याद रखना कि तुम सभी को ऐसा दर्द फिर से सहना पड़ेगा। पियोवल फिर वहाँ से वापस आने के बाद मेडिटेट करते हुए सोच रहा था। उन्हें लगता है कि मैं कर्स पॉइजन के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हूँ, और जैसा कि मुझे लगा था सांप के जहर ने कर्स पॉइजन के असर को ख़त्म कर दिया है, और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि मैं उनके रेस्ट्रिक्शन से बाहर हूँ। तभी हम लीमिन, सोयल और सोग्यो को देखते हैं जो कि पियोवल को ढूंढते हुए सेक्टर 1 आए थे। सोयल कहती है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि वो यहाँ पर अकेला रहता है। हमें समय समय पर रेस्ट करने को दिया जाता है, पर वो हमेशा यहाँ पर अकेले आकर ट्रेनिंग करता रहता है। सोग्यो कहता है कि तुम कभी गेस नहीं कर सकते हैं कि वो कब कहाँ पर क्या क्या करता है, दूसरों का साथ छोड़कर ऐसे अंधेरी जगह पर अकेले रहना। पर सोयल सोच रही थी कि लिम के कहे अनुसार ये सब पियोवल की गलती थी। सोयल कहती है कि उस इंसिडेंट की वजह से सारे बच्चे उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, तो उसके पास कोई चारा नहीं बचा यहाँ पर आकर अकेले रहने के अलावा।
और सोग्यो कहता है कि उसे ढूंढना भी बहुत ही मुश्किल है, आखिर वो कहाँ पर छुपा हुआ है। तभी प्योवल सोग्यो के पीछे आकर कहता है कि क्या तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो। सभी लोग प्योवल को ऐसे अचानक देखकर पूरे डर गए थे। सोग्यो कहता है कि ऐसा आकर मुझे डराया मत करो, और तुम ऐसा अपने प्रेजेंस को कंसील करके घूम क्यों रहे हो। तो प्योवल कहता है कि आखिर बात क्या है, तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो। तो सोयल कहती है कि हमें तुमसे कुछ बात करनी है। तो प्योवल पूछता है कि किस बारे में। तो सोयल बताते हैं कि रेस्ट्रिक्शन के बारे में, वही रेस्ट्रिक्शन जो कि हम सब पर डाला गया था। तुम्हें तो उसके बारे में पता ही होगा, और मैं श्योर हूँ कि तुम वहाँ पर पहले नहीं थे जब हम लोग दर्द के मारे नीचे गिर रहे थे, पर जब हम सभी लोगों को वहाँ पर होश आया तो तुम वहीं पर ही थे। इसका मतलब तुम हमारे पास आए थे रेस्ट्रिक्शन को एक्टिवेट करने के बाद। तो इसका मतलब तुम्हारे ऊपर रेस्ट्रिक्शन का कोई असर नहीं होता, या फिर असर बहुत ही ज़्यादा कम होता है। लीमिन तभी कहते हैं कि जब मैं दर्द के मारे बेहोश हो रही थी, मैं उसे कुछ समय तक सह पाई थी, क्योंकि किसी ने मेरे अंदर इंटरनल एनर्जी को इंजेक्ट करी थी। क्या वो तुम थे प्योवल। सोयल कहते हैं कि तुम्हें इसके बारे में सब कुछ पता है, क्यों है ना, जिससे कि हम सभी बंधे हुए हैं। प्योवल कहता है कि हाँ मुझे पता है, मुझे एग्जैक्टली पता है कि आखिर उन लोगों ने हमारे पर कौन सी रेस्ट्रिक्शन डाली है। तो सोयल कहती है कि जल्दी से बताओ कि वो क्या है। तो प्योवल कहता है कि पर मैं क्यों बताऊं, आखिर तुम्हें ये सब बताने से मेरा क्या फ़ायदा होगा। सोग्यो ये सुनकर गुस्सा करता है और कहता है कि क्या तुम अपने कॉमरेड्स को ऐसे ट्रीट करोगे। तो प्योवल कहता है कि कॉमरेड्स कभी एक दूसरे का पीछा नहीं करते इतने एक्साइटेड होकर उन्हें मारने के लिए। तो सोग्यो कहता है कि ठीक है, आज से हम लोग तुम्हारे कॉमरेड्स, और मैं कसम खाता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, और तुम्हें हमेशा ही अपना दोस्त मानूंगा। तो प्योवल कहता है कि तुम चाहो तो मैं बस इतने में तुम्हारे ऊपर भरोसा कर लूँ, तुम सच में बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी हो। तो सोग्यो कहता है कि तुम्हें मेरी तरह ज़िद्दी बनना पड़ेगा, ताकि तुम मेरी तरह सिल्क मास्क को यूज़ करना सीख पाओ। क्या तुम्हें ऐसा दोस्त नहीं चाहिए मेरे जैसा, जिसके पास किसी के भी रूप लेने की पावर है। अगर हम सभी यहाँ से निकलकर अपनी आज़ादी पाने में कामयाब होते हैं तो तुम पब्लिक फ्लोरल परफॉर्मेंस ग्रुप में आना, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर हेल एक साथ ही देखी है, तो मैं तुम्हारी थोड़ी मदद करना चाहता हूँ। सोयल फिर कहती है कि आज से मैं भी तुम्हें अपना दोस्त मानती हूँ। एटलीस्ट मेरे कमांड में जितने भी लोग हैं वो कभी तुम्हारे खिलाफ जाने की सोचेंगे भी नहीं। और फिर लीमिन भी कहती है कि मैं भी तुम्हें अपना दोस्त मानती हूँ, मैं भी तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी। प्योवल फिर थोड़ा सोचता है और कहता है कि यह कर्स पॉइजन। तीनों कहते हैं क्या कर्स पॉइजन। प्योवल कहता है कि हम सभी को कर्स पॉइजन से पॉइजन किया गया है। ये एक तरीके का पॉइजनस ऑर्गेनिज्म होता है। यह आमतौर पर हमारे शरीर में ऐसे ही पड़ा रहता है, कुछ भी नहीं करता, पर यह फ्लूइड के साउंड से पॉइजन को रिलीज करने लगता है, और यह पॉइजन हमारे ब्लड वेसल्स में होते हुए हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को हमला करते हैं। तो सोयल पूछती है कि तो फिर तुम आखिर कर्स पॉइजन से कैसे ठीक हो। तो प्योवल कहता है कि क्योंकि मुझे आमतौर पर पॉइजन से कुछ भी नहीं होता, तो सिंपली इसका मेरे ऊपर कुछ ज़्यादा असर नहीं हो रहा। और अभी जबकि मैंने तुम लोगों को सब कुछ बता दिया है, तुम ही लोग ढूंढो कि आखिर कैसे कर्स पॉइजन को अपने शरीर से निकाला जा सकता है। और प्योवल मन में ही सोचने लगता है कि जितने ज़्यादा तरीके होंगे इससे निपटना उतना ही ज़्यादा आसान रहेगा। अगर उनमें से कोई एक भी कर्स पॉइजन से बाहर आने का रास्ता बना लेता है तो हम उससे और भी रास्ते निकाल पाएंगे। लीमिन सोच रही थी कि मैं कभी प्योवल को समझ नहीं पाई हूँ, वह हमेशा से काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है। सोयल फिर प्योवल को कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अगर तुम्हें कभी कुछ चाहिए तो आ जाना या फिर बता देना। चलो हम चलते हैं। और वो दोनों जाने लगते हैं, पर लीमिन खड़ी थी और वो कहती है कि ली सियोलमिन। तो प्योवल पूछता है कि क्या। तो लीमिन कहती है कि यह है मेरा असली नाम ली सियोलमिन, और मैं चाहती हूँ कि तुम इसे याद रखो। और वो ये कहकर चली जाती है। प्योवल समझ नहीं पाता कि आखिर लीमिन उसे ये सब क्यों कह रही है। उसके बाद एक सीन कट होता है और हम देखते हैं कि लिम सभी बच्चों को इकट्ठा कर कर कहते हैं कि आज हम सभी लोग इस कैब से बाहर निकल जाएंगे। और बच्चे ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि फाइनली आज हम लोग यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। लिम फिर सोयल को कहते हैं कि सोयल, हम इंस्ट्रक्टर्स के बाहर जाने के बाद तुम सभी बच्चों को लीड करते हुए बाहर लेकर आओगी। उसके बाद उनके लिए ऊपर से एक बड़े बकेट को लाया जाता है, जिस पर लिम और बाकी सब ऊपर आएंगे। लिम उस पर चढ़ते हुए सोच रहे थे कि पता नहीं आखिर उनमें से कितने लोग सरवाइव कर पाएंगे। यह बच्चे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर उनका सामना एक ऐसा मार्शल आर्टिस्ट से होना है जिसके पास जियांगू की सबसे ज़्यादा टैलेंट है, और इस वजह से उन्हें सरवाइव करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। पर उन्हें क्या होता है उससे मुझे क्या, मेरा रोल यहाँ पर ख़त्म हो गया है और मैं बाहर जाने के बाद रिटायर होना चाहता हूँ। उसके बाद मेरी ये असैसिनेशन की लाइफ ख़त्म हो जाएगी। और इंस्ट्रक्टर्स को ऊपर जाता हुआ देखकर बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं
और सोच रहे होते हैं कि फाइनली आज हम लोग बाहर सच में ही जाएंगे। सोयल फिर सभी को कहती है कि जबकि बास्केट बहुत बड़ा नहीं है तो हम लोग सभी एक साथ इसमें नहीं आ सकते, तो हम लोग 2 बारी में जाएंगे। प्योवल सोच रहा था कि क्या हम सच में यहाँ से बाहर जाएंगे, और वो ये कहकर कुछ सोचने लग जाता है। सोयल आकर कहती है कि मुझे लगता है कि हमारे ऊपर जाने के बाद हमें जल्दी ही एक मिशन दे दिया जाएगा। प्योवल कहता है ऐसा हो तो सकता है, पर उस कर्स पॉइजन का क्या? तो सोयल कहती है कि हम में से कुछ डिटॉक्सिफाइड हो चुके हैं, क्योंकि लीमिन को पॉइजन के बारे में बहुत कुछ पता है। प्योवल कहता है क्या सच में उसे इतना सब कुछ पता है? तो सोयल कहती है कि हाँ उसे पता है, अभी बस हमें यहाँ से निकलने की देरी है, चलो चलते हैं। और उसके बाद आधे बच्चों को पहली बार में ऊपर भेज दिया जाता है और फिर बारी आती है बाकी बचे हुए बच्चों की। सोयल कहती है कि चलो चलते हैं, हम ही आखिरी हैं। और ऊपर जाते हुए प्योवल सोच रहा था, हम लोग तो बहुत ही ज़्यादा अंडरग्राउंड रह रहे थे। मुझे लगा था कि जगह कोई नरक जैसी होगी, पर यह जगह खुद ही नरक है। 7 साल तक ऐसे जगह में रहना। तभी सोग्यो कहता है कि हम ऑलमोस्ट बाहर आ चुके हैं, मुझे दिखाई दे रहा है, हम बस यहाँ से निकलने ही वाले हैं। तभी अचानक से प्योवल अपने कपड़े फाड़ कर अपने आंखों में बांध लेता है और सभी को कहता है कि सभी जल्दी से अपने आंखों पर पट्टी बांध लो, और अगर तुम लोग ऐसा नहीं करोगे तो तुम सभी लोग अंधे हो जाओगे। और सभी जल्दी से आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं, पर फिर भी रोशनी को सहना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। सूरज की रोशनी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिससे कि उनके आंखों में दर्द हो रहा था। उसके बाद सभी बाहर आ जाते हैं, पर अभी भी उन्होंने अपनी आंखें ढकी हुई थी। तभी उनके पास एक आदमी आकर कहता है कि लगता है हम लोगों ने यहाँ पर कुछ काम के बच्चों को भी ट्रेनिंग दी है। प्योवल यह वॉइस सुनकर सोच रहा होता है कि आखिर ये कौन है। वो आदमी फिर कहता है कि मैं श्योर हूँ जिन्होंने हमसे रिक्वेस्ट करी है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। प्योवल सोच रहा था कि उनके वॉइस सुनकर ऐसा लग रहा है कि उनके अंदर इमोशन नाम की कोई चीज़ नहीं है, और मैं उनके बातों से इतना तो एज्यूम कर सकता हूँ कि वो यहाँ पर किसी बड़े पोजीशन पर है, और हो सकता है कि यह आदमी ब्लड शैडो ग्रुप का कैप्टन हो। और ये आदमी सच में ब्लड शैडो ग्रुप का कैप्टन ही निकलता है, गु जुयांग। जुयांग कहता है कि उन सभी को ही कैरेज में डालकर क्लियर विंग मैनर में लेकर जाओ और उन्हें बाहरी दुनिया से एक्लेमेटाइज करो। उसके बाद ऐसा ही किया जाता है, पर प्योवल सोच रहा था कि मैंने तुम्हारे वॉइस को याद कर लिया है। उसके बाद उन सभी को एक क्लियर विंग मैनर में लेकर जाया जाता है और बताया जाता है कि तुम सब यहाँ पर ही रहकर बाहरी दुनिया से एक्लेमेटाइज करोगे, और तुम बाहर हो इसलिए अपने गार्ड्स को डाउन बिल्कुल भी मत करना। प्योवल फिर कहता है कि जबकि हम लोग अभी बाहर हैं, मैं जाकर नहाकर आता हूँ। सोग्यो कहता है कि पर तुम नहाओगे कहाँ पर? तो प्योवल दिखाता है कि यहाँ पर एक कुआं है। प्योवल फिर बाहर जाकर उस कुएं के पानी से नहाता है और बाहर ही लेटकर सोच रहा था, ये चांद की रोशनी, ये हवा, ये ताज़ा पानी कितना अच्छा लग रहा है, और हम लोग फाइनली बाहर आ गए हैं। उसके बाद अगले दिन बच्चे बाहर मस्ती करने लगते हैं और सभी बहुत ही ज़्यादा खुश थे, और प्योवल एक पेड़ के नीचे बैठकर ये सब देख रहा था। बच्चे यहाँ पर बाहर आने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश थे, क्योंकि उन्हें लगा नहीं था कि वो यहाँ पर फिर से बाहर आ पाएंगे और इस नेचर को फिर से देख पाएंगे। उसके बाद प्योवल के पास एक आदमी आकर उसे 2 डैगर देता है और कहता है कि तुम्हें ये हथियार दिए जा रहे हैं, इन्हें संभाल कर रखना, तुम जल्द ही इनका इस्तेमाल करोगे। उसके बाद हमें ग्रेट मून पैलेस को दिखाया जाता है, और पैलेस के अंदर जुयांग लिम के साथ बैठे हुए थे। जुयांग कहता है कि आपके इस हार्डवर्क के लिए आपका शुक्रिया। तो लिम कहते हैं कि मैंने बस वही किया है जो कि मुझे करना चाहिए था। तो जुयांग कहता है कि हमारा ग्रुप और भी ज़्यादा प्रॉस्पर कर पा रहा है, और उसका रीज़न है आप जैसे लोगों के सेक्रीफाइसेस, और मैं श्योर नहीं हूँ कि आखिर मैं कैसे आपका ये एहसान चुकाऊँगा। तो लिम कहते हैं कि मैंने कोई एहसान नहीं किया है, मैं ऑलरेडी मर चुका होता अगर फॉर्मर हेड ना होते। जुयांग कहता है कि आपको जो करना चाहिए था आप कर चुके हैं, अब आप जाकर रेस्ट कर सकते हैं। तो लिम पूछते हैं कि क्या आप मेरे रिटायरमेंट को एक्सेप्ट कर रहे हैं? तो जुयांग कहता है कि मैंने इसे तैयार किया है ताकि बस आपने 2nd एंड 3rd स्वॉर्ड भी रिटायर हो सके। और लिम इससे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और जुयांग को थैंक्स कहते हैं। जुयांग फिर कहता है कि कोई बात नहीं, आपने अपना सब कुछ ब्लड शैडो ग्रुप को दे दिया है, तो मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। लिम उसके बाद कहते हैं कि वो बच्चे सच में बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, तो उन्हें एक बार यूज़ करके फेंक देना मतलब ये वेस्ट होगा। जुयांग कहते हैं कि मुझे भी यह बात पता है, ऐसे टैलेंट्स को ऐसे फेंक देना काफ़ी शर्म की बात है, पर हम कुछ भी कर नहीं सकते, उनका और हमारा रिश्ता यहीं पर ही ख़त्म होता है। लिम उसके बाद पूछते हैं कि क्या आपको पता चला है आखिर हमसे ये रिक्वेस्ट किसने करी है? तो जुयांग कहता है कि मुझे नहीं पता है, और आपको भी अपनी लाइन क्रॉस करनी नहीं चाहिए अगर आप इस बिज़नेस में रहना चाहते हैं। हमारे पास कोई रीज़न नहीं है आगे जाकर ये जानने की कोशिश करने की कि आखिर ये लोग कौन है। हमें 5 लाख गोल्ड यंग दिए जा रहे हैं तो हम लोग कुछ भी करेंगे।
और जब तक ब्लड शैडो ग्रुप जियांगो के ग्रेटेस्ट असैसिन ग्रुप दी 100 रेथ यूनियन के बराबरी नहीं कर लेता, जितना केयरफुल हो सके उतना केयरफुल रहना। पर पता नहीं है कि वो भी पॉसिबल हो भी पाएगा या नहीं। पर अगर हम इस रिक्वेस्ट को पूरा करने में कामयाब होते हैं तो ब्लड शैडो ग्रुप बहुत ही ज़्यादा आगे जाएगी। और हम लोगों ने जैसे ही ये कर लिया, दी 100 रेथ यूनियन तक पहुंचना और इम्पॉसिबल नहीं रहेगा। फिर हमें प्योवोल को दिखाया जाता है जो कि डैगर को हाथ में लेकर कुछ सोच रहा था। सोग्यो कहता है कि आखिर तुम इतना क्या सोच रहे हो? जब मिशन पर जाने के बाद आई तुम इतना डर क्यों रहे हो? तो प्योवोल कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे थोड़ा बहुत डर तो लग ही रहा है। तो सोग्यो कहता है कि कितना झूठ कहोगे तुम और डर रहे हो? मैं श्योर हूँ दूसरे ये बात सुनकर हंसेंगे। पर प्योवोल कहता है कि तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हें डर लग रहा है, क्योंकि तुम आमतौर पर कभी इतना बात नहीं करते। सोग्यो कहता है कि क्या कहा मैं और डर रहा हूँ? मुझे तो कुछ नहीं, मैं बस चाहता हूँ कि मुझे जल्दी से मिशन में भेजा जाए, क्योंकि मैंने 7 साल तक जो कुछ भी सहा है उसका मज़ा किसी का सर काटने के बाद ही आएगा। उसका मज़ा किसी का सर काटने के बाद ही जाकर आएगा। फिर गार्ड्स उन्हें कहते हैं कि तुम सभी को जो हथियार दिए गए थे उन्हें लेकर बाहर आओ, तुम सभी अभी छुपते छुपाते हुए कहीं पर जाओगे। उसके बाद हम जंगल में फोर्थ स्वॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि आगे जा रहा था और सभी उसके पीछे पीछे आ रहे थे। फोर्थ स्वॉर्ड सोच रहे थे कि सभी मुझे काफ़ी अच्छे से फॉलो कर रहे हैं बिना पिछड़े। लगता है कि सीनियर ब्रदर्स ने उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग दी है। ये बच्चे हमारे रेगुलर मेंबर्स की भी बराबरी कर रहे हैं। उसके बाद फोर्थ स्वॉर्ड एक किनारे पर आकर रुक जाते हैं और वो कहते हैं कि सभी खुद को यहाँ पर छुपा लो, और वो ये कहते हैं सभी एक झटके में गायब हो जाते हैं। फोर्थ स्वॉर्ड कहते हैं कि तुम सभी का ही ऑब्जेक्टिव इस माउंटेन में है। अगर तुम सभी लोग मेरे बातों पर अच्छे से ध्यान देते हो तो तुम लोग ये काम बिल्कुल आसानी से कर पाओगे, और तुम लोगों को आगे जाकर एक मैनर दिखाई देगा, और ये बिल्कुल वैसा ही मैनर होगा जिसमें तुम लोग रह रहे थे। और उसी मैनर के अंदर तुम्हें एक बिल्डिंग मिलेगी, और उसी बिल्डिंग के अंदर वही आदमी रह रहा होगा जो कि तुम्हारा टारगेट है, पर वो घर मैनर के एकदम किनारे पर है। सभी सोच रहे होते हैं कि हम लोगों ने वहाँ तक जाने का रास्ता याद कर लिया है, पर आखिर कौन है वहाँ पर जिसकी वजह से हमें 7 साल की ट्रेनिंग दी गई है? प्योवल सोच रहा था कि तो गुसेंग वहाँ पर रहता है। तभी सीन कट होता है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि फूलों को देख रही होती है, और इस लड़की का नाम है सियोलरेन। तभी एक ओल्ड वुमेन आकर कहती है कि तुम फिर से यहाँ पर अकेली आई हो, और यह है एमए सेक्ट के लीडर एबेस ऑफ 9 कैलामिटीज, और सियोलरेन उन्हीं की सबसे यंगेस्ट डिसिपल है। और ये जो एमए सेक्ट है यह पूरे लड़कियों का ग्रुप है, और एबेस एक नंस की ग्रुप की हेड और एक पूरे फीमेल ग्रुप के लीडर को कहा जाता है। सियोलरेन फिर कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बाहर आ गई थी क्योंकि बाहर हवा काफ़ी अच्छी दे रही थी। लीडर कहते हैं कि तो तुम हमेशा की तरह फिर से सेंटिमेंटल हो रही हो, क्या तुम अभी भी मेरे ऊपर गुस्सा हो? तो सियोलरेन कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मुझे बस अंदर अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि मेरी ज़िंदगी इसकी वजह से ऑन दी लाइन आ चुकी है। मुझे काफ़ी खुशी होती अगर आप मुझे कभी यहाँ पर नहीं लाती। तो लीडर कहते हैं कि तुम कुछ ज़्यादा ही ऊंची आवाज़ में बात कर रही हो, तुम शायद भूल गई हो कि तुम्हें यहाँ पर कौन लेकर आया था जब तुम रास्ते में भीख मांग रही थी। किसने तुम्हें यहाँ पर खाने को दिया था, रहने को दिया था, मार्शल आर्ट सिखाई थी, जिसकी वजह से आज तुम ये बन पाई हो, और इस सब के बाद तुम ऐसा बात कर रही हो। तो सियोलरेन कहते हैं कि वेल ये बस एक थॉट है, कोई डाउट ही नहीं है कि एक डिसिपल उसका मास्टर के विल को ही फॉलो करती है। आप प्लीज़ बिल्कुल भी गुस्सा मत करिए, आपके सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लीडर फिर कहती हैं कि अगर उन्होंने हमें वो आंसर नहीं दिया जो कि हमें चाहिए तो हम उस प्लान पर काम करना शुरू कर देंगे जिसको लेकर हम पिछले 7 सालों से बात कर रहे हैं। तो सियोलरेन कहती है कि मैं आपको हमेशा फॉलो करने को तैयार हूँ। सियोलरेन फिर सोच सकती है कि मास्टर भी बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में है। तभी एक लड़की जियोंगा भागते हुए आकर कहती है मास्टर हमें किंगचेंग सेक्ट से रिप्लाई मिली है। तो लीडर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और पूछती हैं कि आखिर उन्होंने क्या कहा है। तो जियोंगुआ कहते हैं कि उन्होंने हमें वो प्रपोजल दे दी है जो कि हमें चाहिए थी। तो लीडर कहते हैं कि चलो काम हो गया। सियोलरेन वहीं पर सोच रही थी कि यह सब ऐसे ख़त्म होना था। लीडर फिर सियोलरेन को कहती है कि अभी सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, हमारे सेक्ट का फ्यूचर तुम्हारे परफॉर्मेंस के ऊपर ही टिका हुआ है। तो सियोलरेन कहती है कि आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं अपना बेस्ट दूंगी। और लीडर ये सुनने के बाद सोच रही थी कि ये कितने दुख की बात है, मैं इस टैलेंटेड लड़की को अपना सक्सेसर बना नहीं सकती और बस उसे एक पॉलिटिकल टूल की तरह यूज़ कर सकती हूँ। जियोंगुआ फिर कहती है कि आखिर हम लोग उस चीज़ से कैसे डील करेंगे मास्टर। तो लीडर कहती है कि वो चीज़, क्या तुम उस प्लान की बात कर रही हो? तो जियोंगुआ कहती है कि आपने बिल्कुल सही कहा, हमें क्या करना चाहिए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जंगल में जहाँ पर सभी लोग छुपे हुए थे। प्योवल सोच रहा होता है कि आखिर कितना समय पास हो गया है, क्या अभी ऑलरेडी सुबह हो गई है
और असैसिनेशन का काम रात को किया जाएगा तो हमारे पास अभी कुछ समय बचा हुआ है और ऐसे भी मैं अंधेरे में ज़्यादा बेहतर हूँ ना कि उजाले में। और अच्छी बात यह है कि मैं यहाँ पर ऐसे खड़े रहकर रेस्ट कर सकता हूँ। उसके बाद अचानक ही जंगल में एक बहुत तेज शोर होता है और पियोल इस शोर से पूरा अलर्ट हो गया था और सोच रहा था कि यहाँ पर कुछ तो गलत हुआ है और उसके अंदर काफ़ी बैड फीलिंग हो रही थी। और तभी पियोल देखता है कि एक बच्चा जो कि उसके पास से छुपा हुआ था उसके ऊपर किसी ने स्पीयर मारा है और ये देखकर पियोल पूरा शौक रह गया था। और ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाती है।